Guys, will start in 2 more minutes. So good evening, guys. Let's start with the revision of limits. I hope I'm audible to all of you. It's a very interesting chapter and is actually what we call is the backbone of the calculus. अगर आपका limit strong है बच्चों तो फिर you'll be strong in continuity, you'll be strong in differentiability. एक बार आपको differentiability समझ में आई तो फिर differentiation समझ में आ जाएगा. Differentiation समझ में आ गया तो you'll understand the application of derivatives. Then you'll understand the reverse process of differentiation, which is called the integration. So that means the entire calculus will be depending on this particular part called the concept of limits. अच्छा, इस चैप्टर को शुरू करने के लिए सबसे पहले तो पेशेंटली हम लोग चलेंगे. विल स्टार्ट फ्रॉम द जीरो लेवल. बिल्कुल धीरे धीरे शुरू करेंगे क्योंकि कोई भी चैप्टर को एब्जॉर्ब करने के लिए हमको कुछ बेसिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना पड़ता है. तो फॉर फर्स्ट 2 सेशंस probably will be going for elementary part. कंसेप्चुअली आप साउंड हो जाओगे पहले 2 दिन में. उसके बाद फिर क्वेश्चंस का लेवल हम फ्रॉम थर्ड क्लास विल गो फॉर मोर सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स, मोर एलिगेंट मेथड्स ऑफ इवेल्युएटिंग द नोशन ऑफ लिमिट्स. तो चलो शुरू करते हैं चैप्टर को. सबसे पहले बच्चों, ये जो नोटेशन होती है, इस नोटेशन का मतलब क्या होता है? दिस नोटेशन इज कॉमनली कॉल्ड x टेंड्स टू a और x अप्रोचेज a. इट इज कॉल्ड x टेंड्स टू a और x अप्रोचेज a. और इससे दो चीजें निकल के सामने आती हैं. पहली चीज, यदि x इज अप्रोचिंग a, देन x शुड नॉट बी इक्वल टू a. एंड सेकेंडली, इफ x इज अप्रोचिंग a, तो इसका मतलब हुआ कि x इज सो क्लोज टू a that the difference between them can be minimized to any extent. दो क्वांटिटीज के बीच का जो डिफरेंस होता है, that is commonly denoted by modulus of a minus b. This is called the difference of the quantities a and b. तो जब आप x को a की तरफ अप्रोच करवाते हो तो x और a के बीच का जो डिफरेंस है वो हम जितना कम चाहें उतना कर सकते हैं. ऑब्वियसली मिनिमम डिफरेंस जो आप कर सकते हो वो जीरो कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे दिस डिफरेंस कैन नॉट बी जीरो. वाई इट कैन नॉट बी जीरो? बिकॉज x इज नॉट इक्वल टू a. x a के बराबर नहीं हो सकता. जब हम लिखते हैं x इज टेंडिंग टू a, तो इसका मतलब होता है कि x इज अप्रोचिंग a, x इज नॉट इक्वल टू a, और x और a के बीच का डिफरेंस बहुत कम. इट इज नॉट जीरो, लेकिन आप 0.5 भी नहीं बोल सकते. आप डिफरेंस और कम कर सकते हो, 0.4 बोल सकते हो, 0.3 बोल सकते हो, 0.2, 0.1, 0.001, जितना छोटा चाहो कर सकते हो, बस जीरो नहीं कर सकते. सो दिस इज द आइडिया ऑफ द फर्स्ट डेफिनेशन विच इज रिटन ऑन दिस पर्टिकुलर पार्ट. ठीक है. अच्छा, अब इसके अलावा फिर हम कुछ और चीजें भी देखते हैं कि कभी आपको दिखेगा x टेंड्स टू a प्लस, ऊपर प्लस लिखा हुआ है. इसका मतलब होता है कि x इज अप्रोचिंग a बट x इज ग्रेटर देन a.
आप x को अप्रोच कर रहे हो लेकिन x की वैल्यू a से बड़ी है, इसका मतलब हुआ कि x a को अप्रोच करता है, a माइनस का मतलब, बट x इज स्मॉलर देन a। इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स x अप्रोचेस a एंड x बिलोंग्स टू रैशनल नंबर्स। इसको बोलते हैं, इसको मैथमेटिकली ऐसा लिखते हैं कि x अप्रोचेस a थ्रू रैशनल वैल्यूज। थ्रू रैशनल वैल्यूज इसका मतलब क्या हुआ? जैसे सपोज यदि आपको नंबर लाइन पे 2 को अप्रोच करना है, तो 2 को अप्रोच करने के लिए आप कैसे भी चलो, आप लेफ्ट साइड से हो, चाहो तो आप राइट साइड से हो, जैसे भी आना हो, लेकिन आप जिन वैल्यूज पे जंप कर रहे होगे वो वैल्यूज रैशनल नंबर्स हो सकती हैं। मैं 2 तक पहुंचने के लिए रूट 3 पे नहीं जा सकता क्योंकि रूट 3 इज अ रैशनल नंबर। मैं जो रूट फॉलो करूंगा उस रूट पे सारे रैशनल नंबर्स पड़ रहे होंगे। तो दिस इज कॉमनली कॉल्ड दैट एक्स अप्रोचेज ए थ्रू रैशनल वैल्यूज। इसी तरह से आप एक्स को अप्रोच कर सकते हो थ्रू इरेशनल वैल्यूज ऑल्सो। अब की बार हम ए की तरफ अप्रोच कर रहे होंगे लेकिन इरेशनल वैल्यूज के ऊपर चलते हुए, हम एक भी रैशनल वैल्यू पे पैर नहीं रखेंगे। सो दिस इज कॉल्ड अप्रोचिंग सम वैल्यू थ्रू irrational values. Practically speaking, there are infinitely many ways in which a variable can approach a. x की वैल्यू a को अप्रोच करने के कितने तरीके हो सकते हैं? इनफाइनाइटली मैनी हो सकते हैं। अ कॉमन मिसकंसेप्शन इज कि आप x को दो तरफ से अप्रोच कर सकते हो, वो गलत है। हम किसी भी नंबर x a को इनफाइनाइटली मैनी तरह से अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है? जैसे अगले एग्जाम्पल से ये चीज और क्लियर हो जाएगी। Write 7 ways in which a variable x can approach a. मुझे 7 अलग अलग तरीके से x को a की तरफ अप्रोच करवाना है, ठीक है? तो देखो, वन मेथड इज आई कैन अप्रोच a फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। मैं x की वैल्यू a से छोटी रख रहा हूं, उनका डिफरेंस बहुत कम है लेकिन जीरो नहीं है। फिर मैं x की वैल्यू a प्लस से अप्रोच कर सकता हूं, मतलब अब की बार मैं x की वैल्यू a से बड़ी रखूंगा लेकिन x की वैल्यू में और a की वैल्यू में बहुत कम डिफरेंस होगा, विच विल नॉट बी ऑफ कोर्स जीरो, इट विल बी सम नॉन जीरो वैल्यू, लेकिन डिफरेंस हम जितना मिनिमम चाहे उतना कर सकते हैं। अनदर अप्रोच इज यू कैन अप्रोच a थ्रू रैशनल वैल्यूज, यू कैन अप्रोच a थ्रू इरेशनल वैल्यूज। आप x को ऐसा भी अप्रोच कर सकते हो, x है ना, यू कैन अप्रोच इन दिस वे ऑल्सो कि x इज इक्वल टू a plus 1 upon n where n approaches infinity। आप देखो ये भी एक तरीका है a को अप्रोच करने का। You can approach x in this way also where n is infinite। You can approach x in this way। मतलब कुल मिला के बहुत सारे तरीके पॉसिबल हैं कि आप x की वैल्यू को a के पास तक अप्रोच करवा सको। I can approach the value a through infinitely many ways। हाँ, ये ऑब्वियस है कि जब हम नंबर लाइन पे बात करेंगे, आप यहां पर अगर a को रखते हैं तो आपके पास दो ही डायरेक्शन है, या तो आप इधर से आ रहे होंगे या फिर इधर से आ रहे होंगे। लेकिन जब हम इस तरफ से आएंगे, व्हेन आई कम टुवर्ड्स ए फ्रॉम द राइट साइड, यहाँ पे भी मेरे पास ऑप्शन है कि क्या मैं सिर्फ रैशनल वैल्यूज के थ्रू अप्रोच कर रहा हूँ या मैं इरेशनल वैल्यूज के थ्रू अप्रोच कर रहा हूँ, या हो सकता है मैं 4 के मल्टीपल्स पे अप्रोच करता हुआ हूँ कि यहाँ से हम 8 से पहले 6 पे आते हैं, 6 से 4 पे आते हैं, फिर वैल्यू 2 के मल्टीपल्स पे कम करते हुए पहुंचे। तो सिर्फ राइट साइड और लेफ्ट साइड से अप्रोच करने की बात नहीं है, यहाँ पे भी आप अलग अलग तरह से अप्रोच कर सकते हैं। So there are infinitely many ways of approaching the value a. These are the symbols जो कि हम commonly use करते हैं। a plus मतलब कि x a को अप्रोच कर रहा है लेकिन x की वैल्यू a से बड़ी है। और approaching a मतलब क्या हुआ? x is not equal to a, but x is so close to a that the difference between x and a can be minimized to any extent, but this minimization cannot be zero. The value of this difference cannot be zero, otherwise फिर वो तो तभी हो सकता है जब x और a equal हो। लिमिट के कंसेप्ट में x और a की वैल्यू इक्वल नहीं हो सकती, लेकिन उनका डिफरेंस जो है वो बिल्कुल मिनिमम होना चाहिए। जीरो के अलावा जो मिनिमम डिफरेंस आप ले सकते हो उतना मिनिमम डिफरेंस हमको लेना पड़ेगा। नाउ वी कम डाउन टू द डेफिनेशन ऑफ द लिमिट्स।
अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली। इस डेफिनेशन में हम दो चीजों की बात करेंगे। एक तो आपके पास वेरिएबल होगा, वेरिएबल इज जनरली x, और एक फंक्शन होगा f of x. Now read the definition carefully. A function has, if a function has uniform tendency to move closer to a unique number L, अगर किसी फंक्शन की यूनिफॉर्म टेंडेंसी है किसी पर्टिकुलर वैल्यू L को अप्रोच करने की, fx जो है वो L को अप्रोच करेगा, इंडिपेंडेंट ऑफ द पार्ट टेकन बाय द वेरिएबल टू मूव क्लोजर टू ए। अभी हमने देखा था कि आप x की वैल्यू a के पास इनफाइनेटली मैंने तरह से ले जा सकते हो, ठीक है। तो सपोज यदि x की वैल्यू मुझे a तक लेके जानी है, तो देर आर मेनी वेज, आई कैन गो फॉर दिस पाथ, आई कैन गो फॉर दिस पाथ, देर आर इनफाइनेटली मेनी वेज ऑफ अप्रोचिंग द वैल्यू a फॉर द वेरिएबल। x अलग अलग तरह से अप्रोच कर सकता है a को, अलग अलग पाथ से a तक पहुंचने के लिए। यदि इन अलग अलग पाथ्स पे चलने के बावजूद फंक्शन fx सेम वैल्यू को अप्रोच करे l को, तो हम बोलते हैं कि x इक्वल टू a पे फंक्शन fx की लिमिट एग्जिस्ट करती है, ठीक है ना। द फंक्शन हैज द यूनिफॉर्म टेंडेंसी टू मूव क्लोजर टू अ यूनिक नंबर l, and this tendency is independent of the path taken by the variable to move closer to a. x कौन से पाथ से a की तरफ अप्रोच कर रहा है उससे फर्क ना पड़ता हो, हर बार आंसर सेम आए फंक्शन पे, तो हम बोलते हैं कि फंक्शन fx की लिमिट एग्जिस्ट करती है और वो l के बराबर है। मैथमेटिकली इट इज रिटन इन दिस वे, लिमिट x टेंड्स टू a, f of x is equal to l, ठीक है। नाउ यहां तक अगर बच्चों सबको समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में टाइप यस सो दैट वी प्रोसीड फर्दर। चलो अब आगे चलते हैं। लेट्स टेक द सेकेंड एग्जाम्पल। यू हैव टू टेस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग लिमिट्स। आपको बताना है लिमिट एग्जिस्ट करेंगे या नहीं। ध्यान रखना लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, जब x को हम यदि 3 की तरफ अप्रोच करवाएं किसी भी पाथ से, इस फंक्शन का आउटपुट सेम आना चाहिए, ठीक है। चलो करके देखते हैं। अच्छा यहाँ पे बच्चों दिस स्क्वायर ब्रैकेट्स डिनोट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन and curly brackets denote fractional part in all the parts, ठीक है। तो पहले से शुरू करते हैं। पहले में अगर आप देखोगे तो मुझे 3 को अप्रोच करना है। अगर हम 3 को राइट साइड से अप्रोच करें, x की वैल्यू 3 से थोड़ी सी बड़ी कर रखें, और x में और 3 में डिफरेंस 0 होगा, लेकिन है ना ऑलमोस्ट 0 डिफरेंस होगा, लेकिन x की वैल्यू 3 से थोड़ी सी बड़ी कर रहे हैं। तो अब देखो यदि 3 से बड़ा नंबर है कोई थोड़ा सा बड़ा 3.0000001 टाइप का कोई नंबर है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू विल बी 3। और इसी तरह से यदि हम 3 माइनस से अप्रोच करें, x की वैल्यू 3 को अप्रोच कर रही है लेकिन 3 से थोड़ी सी छोटी है, तो ये नंबर करीब करीब जो होगा दिस विल बी 2.9999 एंड सो ऑन, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी 2। तो हमको दिख रहा है कि यार ये तो अलग अलग आंसर आ रहे हैं, दोनों सेम नहीं है। तो देयरफॉर इन दिस केस हम बोलते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, या फिर इसको प्यार से DNE लिख देते हैं, डज नॉट एग्जिस्ट। लेट्स चेक द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में देखो क्या होगा, आई कैन राइट लिमिट x टेंड्स टू 3, फ्रैक्शनल x को हम लिख सकते हैं x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, विच इज सेम एज, यदि हम 3 प्लस से जाएं, तो 3 प्लस से जाने पे बच्चों क्या होगा, ये वैल्यू तो 3 से थोड़ी सी बड़ी है और ये वैल्यू एग्जैक्ट 3 है, तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, ऑलमोस्ट 0। और यदि आप x की वैल्यू 3 माइनस से लेके जाओगे, लेफ्ट साइड से अप्रोच करें x को, 3 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू,
x की वैल्यू और 3 की वैल्यू में डिफरेंस ऑलमोस्ट जीरो है, लेकिन x इज स्मॉलर देन 3। यदि x इज स्मॉलर देन 3 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, और ये कितना होगा 3 से थोड़ा सा छोटा, और ये 2, 3 से थोड़ा सा छोटा नंबर, लेट्स से 2.99 टाइप का, माइनस 2, that will be almost 1. So again the answer is does not exist. Third part देखो, this time the question is limit x tends to 3 greatest integer of x plus greatest integer of minus x। ठीक है, अगर हम 3 प्लस से अप्रोच करें तो क्या होगा, 3 प्लस से अप्रोच करोगे तो x की वैल्यू 3 से थोड़ी सी बड़ी है, और x और 3 में डिफरेंस ऑलमोस्ट जीरो है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 से थोड़ी सी बड़ी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी 3 प्लस, लुक एट दिस केयरफुली, यदि x की वैल्यू 3 से थोड़ी सी बड़ी है, लेट्स से x की वैल्यू हम करीब करीब मान लेते हैं कुछ इस टाइप से, ऑल्दो टेक्निकली इट इज इनकरेक्ट टू राइट x एज दिस वैल्यू, लेकिन चलो सपोज थोड़ी देर के लिए हम x को ये मान लें, तो माइनस x की वैल्यू कितनी होगी, माइनस 3.000 इस टाइप की। और इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा, दिस विल बी -4 एंड यू गेट -1। इसी तरह से 3 माइनस पे चेक कर लेते हैं। अब 3 माइनस पे क्या होगा, दिस वैल्यू विल बी 2 प्लस, इसकी वैल्यू बच्चों चेक करो कितनी आती है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू 3 से थोड़ी छोटी है, 2.9999 टाइप की, तो -2.999 उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी -3 एंड अगेन यू गेट दिस वैल्यू एज -1। अब की बार दोनों वैल्यू सेम आ गई, बोथ द वैल्यूज आर सेम, तो हम बोलेंगे कि यहां पे लिमिट एग्जिस्ट करती है। I leave the fourth part for the homework. Do it yourself. Make sure कि while revising the notes you complete this question. ठीक है, एक और एग्जांपल देखो नेक्स्ट। आपको दिया है फंक्शन f(x) की वैल्यू है x स्क्वायर व्हेन x इज अ रैशनल नंबर, और f(x) की वैल्यू है x if x is irrational number. You have to test the existence of the first part, x tends to 2 f of x. अब मुझे x को 2 को अप्रोच करवाना है, तो ऑब्वियसली मेरे पास दो तरीके हैं, मैं x अप्रोचेस 2 थ्रू रैशनल वैल्यूज एंड x कैन अप्रोच 2 थ्रू इरेशनल वैल्यूज ऑल्सो। अगर आप रैशनल वैल्यू से अप्रोच करोगे तब तो आपको ये पहले वाली कंडीशन मिलेगी, उस केस में आपका आउटपुट कितना आ रहा होगा 4, और यदि आप इरेशनल वैल्यू से अप्रोच करोगे तो फिर आपको ये वाला आउटपुट मिलेगा, x इज इरेशनल नंबर। अगर हम इरेशनल नंबर से पैर रखते हुए जाएंगे तो हम x तक पहुंचेंगे, तो 2 पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2, both the values are different, therefore we say limit does not exist. सेकंड चेक करते हैं, लिमिट x tends to 1 f of x, again I can approach 1 through rational values, I can approach 1 through irrational values। अगर आप रैशनल वैल्यूज से 1 को अप्रोच करेंगे, अगर 1 की तरफ रैशनल वैल्यूज पे ही चलते हुए जाएंगे, तो फिर रैशनल नंबर्स से होते हुए जाएंगे तो फंक्शन का आउटपुट तो एक्स स्क्वायर लेना पड़ेगा, तो 1 पे आउटपुट कितना दे देगा 1। और यदि हम इरेशनल वैल्यू से जाएं तो इरेशनल वैल्यूज पे फंक्शन का आउटपुट है x, तो यहां पे वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 1, दोनों वैल्यू सेम है, तो इसका मतलब यहां पे लिमिट एग्जिस्ट कर गई। नाउ I'll encourage you to solve the third part yourself. I'll give you 1 minute for it. Think about this carefully. इस क्वेश्चन से आपको एक चीज क्लियर हो गई होगी कि लिमिट में सिर्फ राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड से नहीं चलते हैं, किसी भी नंबर को अप्रोच करने के देयर आर इनफाइनेटली मेनी वेज। आप रैशनल वैल्यू से भी अप्रोच कर सकते हो, इरेशनल वैल्यू से भी अप्रोच कर सकते हो। रैशनल वैल्यूज पे फंक्शन का आउटपुट एक्स स्क्वायर है, तो जब एक्स को 2 डालोगे तो पहले पार्ट में 4 आ गया और दूसरे पार्ट में आपका आंसर 2 आ जाएगा। सो वेरी गुड, मोस्ट ऑफ यू आर गेटिंग द करेक्ट आंसर।
तो लिमिट विल एग्जिस्ट डेफिनेटली, क्योंकि आप जीरो को यदि इरेशनल नंबर से अप्रोच करोगे तो आपको एक्स स्क्वायर लेना पड़ेगा फंक्शन इरेशनल वैल्यूज के लिए, सॉरी एक्स लेना पड़ेगा इरेशनल वैल्यूज पे, इरेशनल वैल्यूज पे आउटपुट जीरो आ जाएगा। यदि रैशनल नंबर से अप्रोच करोगे तो आपको एक्स स्क्वायर लेना पड़ेगा, उस केस में आपका आंसर फिर से जीरो आएगा। तो आंसर इज द लिमिट एग्जिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बच्चों अपने आप आपको करना है। You have to solve this question yourself, and I'll give you 1 minute for this question maximum. You have to indicate whether the statement is true or false. Think about this very carefully. k कोई भी रियल नंबर है, अगर आप उस रियल नंबर की तरफ अप्रोच करोगे, x को k की तरफ अप्रोच करवाओगे, तो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी कभी भी। Just think about this carefully. Type the answer in the chat box. True or false? बच्चों एक बार फिर से आंसर चैट बॉक्स में डाल दो। आई जस्ट लॉस्ट द कनेक्शन फॉर सम टाइम। So answer this for this particular question would be true. Why it will be true? क्योंकि यदि k कोई भी रियल नंबर है, हम x को k को अप्रोच करवाते हैं थ्रू रैशनल वैल्यूज या थ्रू इरेशनल वैल्यूज। इफ x अप्रोचेस k थ्रू रैशनल वैल्यूज तो आपको आंसर मिलेगा जीरो, और यदि आप इरेशनल वैल्यूज से अप्रोच करेंगे तो आंसर मिलेगा वन। बोथ द वैल्यूज आर डिफरेंट, देयरफॉर द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। k चाहे कुछ भी हो, ये लिमिट कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। You have to test the existence of the following limits. Limit x tends to 0, sin 1 upon x। ठीक है, ध्यान रखना x की लिमिट 0 है। अच्छा, अब x की वैल्यू यदि 0 है तो मैं x को 0 अप्रोच करवाना है मुझे। x को 0 अप्रोच करवाने के इन्फाइनिटली मेनी तरीके होंगे। एक तरीका है कि मैं x को इस तरह से 0 को अप्रोच करवा दूं। थिंक अबाउट दिस, यदि n की वैल्यू इन्फाइनाइट होगी तो 1 अपॉन इन्फिनिटी विल अप्रोच 0। आई कैन मेक x अप्रोच 0 using this technique। आप x की वैल्यू 0 अप्रोच करवा सकते हो यूजिंग this approach, and there are technically infinitely many ways of approaching the value 0। अब सोच के देखो बच्चों, यदि हम इस वाले रूट से जाते हैं तो इस फंक्शन का आउटपुट क्या आएगा? दिस विल बी सेम एज साइन ऑफ 2n पाई एंड दिस विल अप्रोच 0। यदि आप सेकेंड वाले रूट से गए, सेकेंड वाला पाथ फॉलो करा, तो आपको आउटपुट मिलेगा साइन ऑफ 4n प्लस 1 पाई बाई 2 विच इज 1। यदि आप थर्ड वाले रूट से जाते हैं
तो आपको आउटपुट मिलेगा साइन ऑफ 4n minus 1 pi by 2, which is minus 1. And therefore you can observe that the limit of this expression is depending on the different paths by which I can approach 0, and therefore we claim that the limit does not exist. पाथ डिपेंडेंट हो गया ये. अब सेकेंड पार्ट पे चलते हैं. सेकेंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट में ज्यादा फर्क नहीं है. द ओनली डिफरेंस इज कि एक एक्स और मल्टीप्लाई कर दिया गया. ठीक है, तो फिर से हम यही 3 रूट्स लेते हैं, देखते हैं अब की बार क्या इफेक्ट आता है. अगर आप पहले वाले रूट से जाएंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी लिमिट, है ना, बहुत ध्यान से देखना इसको. x की वैल्यू है 1/n पाई इंटू साइन ऑफ n पाई. नाउ दिस वैल्यू इज 0 और n की वैल्यू इनफाइनाइट है, तो 0/इनफाइनाइट विल अप्रोच 0. इसी तरह से यदि हम सेकेंड वाला रूट फॉलो करेंगे तो मुझे मिलेगा 1/4n plus 1 into pi by 2 into sine of 4n plus 1 pi by 2. Now this quantity approaches plus 1 and this approaches infinite. 1/infinite will again approach 0. So in all the cases this limit is approaching 0. मैं चाहे कोई भी पाथ से जाऊं तो इसका आंसर होगा limit will exist. अच्छा, अब बच्चों थर्ड पार्ट आपको अपने आप सॉल्व करना है. यू हैव टू टाइप द आंसर इन द चैट बॉक्स. सॉल्व द थर्ड पार्ट योरसेल्फ. टेक 1 minute maximum. सर जब मैं आपको टेक्स्ट कर रहा हूँ तो उसमें लिखा आ रहा है कि यू आर नॉट इन द मीटिंग. और तुम्हें ऑडियो सुनाई दे रहा है? यस सर. और वीडियो भी दिख रहा है? यस सर. अच्छा, चलो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ यहाँ से भी. एक काम करो बच्चों, जिन लोग को मीटिंग में दिक्कत आ रहा है, चैटिंग में दिक्कत आ रहा है, जिन लोग को, एक बार फिर से ट्राई करके देख लो, क्योंकि बीच में मेरा कनेक्शन एक बार अनस्टेबल हो गया था. तो एक बार यू कैन अगेन चैट में करके देख लो. दिक्कत हो रही है तो यू कैन, ठीक है फिर चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है. Now, surprisingly, the answer to this question is does not exist. अब does not exist क्यों? पहली चीज आप ये ध्यान रखो कि आपको न्यूमरेटर में x को 0 अप्रोच करवाना है और डिनोमिनेटर में भी x को 0 अप्रोच करवाना है. ऐसा कोई रूल नहीं है कि मैं दोनों जगह x को सेम पाथ से 0 अप्रोच करवाऊं. हो सकता है मैं न्यूमरेटर में x को 0 अप्रोच करवाने के लिए ये वाला रूट फॉलो कर दूं और डिनोमिनेटर में 0 अप्रोच करवाने के लिए ये रूट फॉलो कर दूं. पॉसिबल है भाई. मुझे सिर्फ कंडीशन दी कि x को 0 अप्रोच करवाना है.
कौन से पाथ से करवाना है जरूरी नहीं होता कि आपको लिमिट में हर जगह पे सेम पाथ से ही अप्रोच करवाना पड़े। आप अलग अलग जगह पे सेम वेरिएबल को अलग अलग जगह पे अलग अलग पाथ से अप्रोच करवा सकते हैं एक ही वैल्यू। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस न्यूमरेटर की वैल्यू 0, डिनोमिनेटर की वैल्यू 1 भी आ सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि न्यूमरेटर में मैं 4n+1 π/2 वाला अप्रोच ले लूं और डिनोमिनेटर में -1 वाला अप्रोच ले लूं, तो उस केस में आंसर -1 भी आ जाएगा। सो देयरफॉर द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इट वाज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो अब आगे चलते हैं। सर, जब लिमिट चेक करनी होती है तो पूरा सिंपलीफाई करके फिर चेक करते हैं या फिर बिना सिंपलीफाई करे? नहीं, सिंप्लीफिकेशन ऑफ द लिमिट मतलब होता है कि आप लिमिट में अब मेथड अप्लाई कर रहे हैं कैलकुलेशन के लिए। मेथड अप्लाई तब होता है जब लिमिट इनडिटरमिनेट फॉर्म में होती हो। व्हेन यू स्टार्ट द सिंप्लीफिकेशन ऑफ लिमिट, जो आप टेक्निक्स लगाते हैं जब सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं, तो उसका मतलब होता है कि हम मेथड यूज कर रहे हैं। मेथड तब यूज होता है जब आपको फॉर्म पता हो। तो ओके यू डू सर। नॉट, है ना, लिमिट सिंप्लीफाई करना अलग बात होती है। आप लिमिट पहले पुट करते हैं, उसके बाद फिर आप लिमिट को सिंप्लीफाई करते हैं। मेथड के हिसाब से लिमिट सिंप्लीफाई होती है, लेकिन जो लिमिट का कंसेप्ट है, जो कोर कंसेप्ट है लिमिट का, वो सिंप्लीफिकेशन पे बेस नहीं है। अभी तो हमने कोई मेथड सीखा ही नहीं है इनफैक्ट। अच्छा बच्चों, नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट प्रॉब्लम कि व्हाट इज द ग्राफिकल मीनिंग ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। ग्राफिकली हम बोलते हैं किसी भी पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी यदि अलग अलग पाथ से अप्रोच करने पर फंक्शन का आउटपुट सेम आता हो, मतलब फंक्शन विल आल्सो अप्रोच द सेम वैल्यू। लेट्स टेक सम एग्जांपल्स बेस्ड ऑन दिस। दिस इज एग्जांपल नंबर 6। ये कुछ ग्राफ बने हुए आपकी स्क्रीन पे, आपको चेक करना है कि ए पे लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, ठीक है। तो आई स्टार्ट विद द लेफ्ट हैंड, आई स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट। अगर मैं ग्राफ में ए को लेफ्ट साइड से अप्रोच करूं, लेफ्ट साइड से मतलब देखो, अगर मैं इस तरफ से चलता हुआ आऊंगा तो मुझे ग्राफ का ये वाला पोर्शन दिख रहा होगा, और ये वाला पोर्शन मुझे वैल्यू, जैसे जैसे मैं ए के क्लोज जाऊंगा, इस ग्राफ का आउटपुट इस वैल्यू को अप्रोच करने लगेगा। जबकि यदि हम दूसरी तरफ से अप्रोच करें एक्स को, तो यहाँ पे आपको ग्राफ का ये पोर्शन मिल रहा होगा ए के राइट साइड पे, और ये ग्राफ जैसे जैसे हम ए के पास आएंगे, इस ग्राफ की वैल्यू भी इसी पॉइंट को अप्रोच करेगी। तो योर आंसर विल बी लिमिट एग्जिस्ट करती है। ठीक है, मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूं, लेट्स से ई। ई मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। यहां पे आपको x की वैल्यू को a को अप्रोच करवाना है। आपके पास दो चॉइस हैं, आप लेफ्ट साइड से अप्रोच कर सकते हैं। अगर आप a माइनस की तरफ से अप्रोच करोगे तो आपको ग्राफ का ये वाला पोर्शन दिखेगा जो कि इस पर्टिकुलर वैल्यू की तरफ जा रहा है। ये जो भी वैल्यू हो, मुझे नहीं पता है कौन सी वैल्यू है, लेकिन मार्क नहीं है। लेट्स से दिस वैल्यू इज 4। तो अगर आप लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे तो ये वैल्यू आपको 4 की तरफ दिखाएगा ग्राफ की, ग्राफ इज अप्रोचिंग 4। ऑन द अदर हैंड, इफ आई अप्रोच फ्रॉम द राइट साइड, द ग्राफ विल बी फ्रॉम द राइट साइड। ये वाला पोर्शन दिखेगा ग्राफ का, राइट साइड वाला, एंड दिस पोर्शन विल स्टार्ट अप्रोचिंग द वैल्यू 4 अगेन। तो लेफ्ट साइड से आ रहे हो चाहे राइट साइड से आ रहे हो, दोनों तरफ से वैल्यू 4 को अप्रोच कर रही है, सेम वैल्यू आ रही है। तो यहां पे भी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ध्यान रखना, फंक्शन की वैल्यू अलग आ रही है, मे बी दिस वैल्यू इज 2। लिमिट से मुझे x की वैल्यू में a तक नहीं ले सकता। आई कैन नॉट मेक x इक्वल टू a। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन x टेंड्स टू a एंड x इक्वल टू a, है ना। तो आप x की वैल्यू a रखोगे तो 2 मिलेगा। अगर आप x की वैल्यू a को अप्रोच करवाओगे a प्लस से या a माइनस से, तो आपको वैल्यू 4 मिलेगी। देखो थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट में अगर आप देखोगे तो मैं चाहे लेफ्ट साइड से आऊं चाहे राइट साइड से अप्रोच करूं, दोनों केसेस में मुझे वैल्यू सेम मिलनी है। तो आंसर फॉर दिस विल बी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। इस पे चलो, फोर्थ वाले पे। फोर्थ में यदि हम बच्चों लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे तो मुझे ये वाला ग्राफ दिखेगा। ये वैल्यू कुछ यहां पे आ रही है, लेट्स से दिस वैल्यू इज 2। जबकि यदि हम a को लेफ्ट साइड राइट साइड से अप्रोच करें,
इफ x approaches from right, if x approaches a from right side, तो आपको ये वाला ग्राफ दिखेगा, है ना, ये लाइन है x इक्वल टू a के राइट साइड से आओगे तो ये वाला ग्राफ दिखेगा। ये ग्राफ आपको वैल्यू कौन सी दिखाने की कोशिश करेगा? दिस ग्राफ विल स्टार्ट अप्रोचिंग दिस वैल्यू which is definitely different from this. तो आंसर फॉर दिस विल बी does not exist. फिफ्थ पार्ट पे चलते हैं। अगर आप लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे तो आपको आउटपुट ये मिलेगा, ग्राफ इस तरफ जा रहा होगा ना, इस वैल्यू की तरफ अप्रोच करेगा ग्राफ। राइट साइड से अप्रोच करोगे तो ग्राफ इस वैल्यू को अप्रोच करेगा। ए पे आप जा नहीं सकते हो, आप देख सकते हो कि राइट साइड से अप्रोच करने पे अलग आंसर है, लेफ्ट साइड से अलग आंसर है, तो आंसर फॉर दिस पार्ट विल बी डज नॉट एग्जिस्ट। सिक्स्थ पार्ट को देखो, जब आप ए को लेफ्ट साइड से अप्रोच करोगे तो यू आर गोइंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, ग्राफ इंफिनिटी को अप्रोच करेगा। जैसे से मैं ए के पास जाऊंगा ग्राफ की वैल्यू बढ़ती रहेगी, फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज करती रहेगी, और राइट साइड से अप्रोच करोगे तो भी इंफिनिटी जाएगी। तो यहाँ पे भी हम बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट करती है, दोनों बराबर आ रही है, दोनों केसेस में ग्राफ इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है। सेवेंथ पे चलो, जब आप ए की तरफ अप्रोच करोगे फ्रॉम द लेफ्ट साइड द ग्राफ विल स्टार्ट अप्रोचिंग माइनस इंफिनिटी। राइट साइड से अप्रोच करेंगे तो ग्राफ विल स्टार्ट अप्रोचिंग माइनस इंफिनिटी, दोनों केसेस में माइनस इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो आंसर इज लिमिट एग्जिस्ट करेगी। एर्थ में देखते हैं, जब आप ए के लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे तो ये ग्राफ दिखेगा, नाउ दिस ग्राफ इज अप्रोचिंग इंफिनिटी। जबकि राइट साइड से अगर ए को अप्रोच करें तो आपको ये ग्राफ दिखेगा विच इज अप्रोचिंग माइनस इंफिनिटी। बोथ दीज वैल्यूज आर डिफरेंट, ये इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करता हुआ जा रहा है, ये माइनस इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो इसका आंसर हो गया डज नॉट एग्जिस्ट। लेट्स टेक द नाइन्थ वन। चलो बच्चों, नाइन्थ का आंसर अपने आप बताओ क्या आना चाहिए आपका। टेक 30 सेकेंड्स। Think about this carefully कि what happens if x approaches a। अब हो सकता है आपके पास पाथ कम कर दे एग्जामिनर, x की वैल्यू a की तरफ अप्रोच करवानी है, पाथ अगर आपके पास रेस्ट्रिक्ट कर दी, यहाँ पे आपका पाथ रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, आपको a के तरफ अप्रोच करने के लिए एक ही पाथ है, तो फिर उस पाथ से जो आंसर आएगा वो आंसर माना जाएगा। तो आंसर फॉर द नाइन्थ पार्ट विल बी द लिमिट विल एग्जिस्ट, क्योंकि ए की तरफ अप्रोच करने का एक ही डायरेक्शन है, यू कैन अप्रोच ओनली थ्रू दिस राइट हैंड साइड, लेफ्ट साइड पे तो अप्रोच ही नहीं कर सकते, पाथ ही नहीं कोई आपके पास कि आप ए तक पहुंच पाओ, सिर्फ एक ही पाथ है, यहां से चल सकते हैं, ए प्लस की तरफ से आ सकते हैं ए की तरफ। तो अब यहां से आओगे तो फिर तो जो आंसर आ रहा है वही सही है, वही लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। चलो व्हाट अबाउट द 10th पार्ट। अगर आप फिर से देखो, ए की लेफ्ट साइड से आने, एक को आप अप्रोच नहीं कर पाओगे फ्रॉम लेफ्ट साइड, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा गैप दे दिया गया है, देयर इज नो पाथ, ये पाथ तो यहाँ पे खत्म हो गया, आप ए तक पहुंच ही नहीं पाएंगे लेफ्ट साइड से। राइट साइड से आप ए की तरफ अप्रोच कर सकते हो, राइट साइड से ए की तरफ अप्रोच करोगे तो ये ग्राफ आपको दिखेगा, और ये ग्राफ जैसे से हम एक्सेस पे ए की तरफ जाएंगे, ये ग्राफ धीरे धीरे इस वैल्यू की तरफ अप्रोच कर रहा होगा, तो यहाँ पे भी आंसर इज लिमिट एग्जिस्ट करेगी। Then there's an interesting case of 11th। 11th में देखो, मैं x इक्वल टू ए, मतलब x टेंड्स टू a चलता हूँ, लेफ्ट साइड से अप्रोच करता हूँ a की तरफ, तो आप जैसे जैसे चलोगे ये ग्राफ दिखेगा। प्रॉब्लम विद दिस ग्राफ इज कि जैसे से हम a के पास आ रहे हैं, इस ग्राफ की फ्रीक्वेंसी बहुत तेज होती जा रही है, यहाँ पे ये देखो ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी बहुत तेज हो गई, और फिर धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने लगी। तो जैसे इतना तेजी से यहाँ पे ग्राफ जो है फ्लक्चुएट कर रहा है कि आप a पे वैल्यू कितनी बोलोगे, the fluctuations are so fast, the values are changing so rapidly कि मैं बता ही नहीं सकता कि वैल्यू क्या होगी। मे बी अगर ये वैल्यू माइनस मान लेते हैं, ये वैल्यू अगर 2 है और ये ऊपर वाली वैल्यू 3 है, तो मुझे ये आइडिया लग रहा है कि 2 से 3 के बीच में कुछ है, लेकिन एक्चुअली कौन सी तरफ अप्रोच कर गया ग्राफ ये नहीं दिखेगा आपको, तो यहाँ पे आंसर इज डज नॉट एग्जिस्ट, बिकॉज दिख ही नहीं रहा, इतना तेज फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं यहाँ पे ग्राफ में कि आप वैल्यू नहीं पकड़ पा रहे हो किस तरफ जा रहा है, बस एक आइडिया लग रहा है कि 2 से 3 के बीच में कहीं पे कितना है वो नहीं दिख रहा।
एंड व्हाट अबाउट द ट्वेल्थ पार्ट? अब ट्वेल्थ में दिक्कत ये है कि आप एक ही तरफ ना तो लेफ्ट साइड से अप्रोच कर सकते हो, गैप है बहुत बड़ा, और ना राइट साइड से कर सकते हो, यहाँ भी गैप है। तो यहाँ पे बच्चों फिर हम लिमिट की बात नहीं करेंगे, ना तो हम बोलेंगे कि एग्जिस्ट कर रही है, ना हम ये बोलेंगे कि एग्जिस्ट नहीं करती। जब पाथ ही नहीं है, जब आप उस वैल्यू तक पहुंच ही नहीं सकते, तो फिर हम लिमिट की बात नहीं कर सकते। यहां से एक बेसिक थंब रूल हमारे पास आता है निकल के कि लिमिट at x equal to a will be discussed only when graph of the function is defined on at least सर one। एक डाउट है। हाँ बोलो। सर अपन मतलब ए को अप्रोच तो कर सकते हैं, बस उधर एफ एक्स की वैल्यू नहीं मिलेगी, वैसे ए को तो अपन अप्रोच कर ही सकते हैं उधर। हाँ, ए की तरफ अप्रोच कर पा रहे हैं यहाँ पे, लेकिन वैल्यू नहीं है ना। मतलब वैल्यू कौन से ट्वेल्थ केस की बात कर रहे हैं अपन, 11th की बात कर रहे हैं? मतलब ट्वेल्थ केस की भी बात कर रहा हूँ, और आपने ऊपर जो 2-3 एग्जांपल लिए उसकी भी बात कर रहा हूँ। उसमें एफ एक्स की वैल्यू नहीं मिलेगी, लेकिन अपन ए को तो अप्रोच कर ही सकते हैं। नहीं कर सकते। देखो, अप्रोचिंग की जो डेफिनेशन थी बिल्कुल शुरुआत में जो हमने देखी थी, वो डेफिनेशन क्या कहती है कि when you say that x approaches a, then the difference between x and a, it cannot be zero, लेकिन it should be as small as zero। आप जितना कम चाहो उतना कर सकते हो, बस जीरो नहीं कर सकते। तो अब इस केस में देखो, यदि आप x की वैल्यू यहाँ पे a को अप्रोच करवाओगे इस वाले केस में, तो भाई आप तो यहीं पे रुक गए ना, इसके आगे तो आप जा ही नहीं सकते भाई। आप ग्राफ ही नहीं है तो एक्स ग्राफ का बिहेवियर कैसे चेक करोगे के पास? आप तो बहुत पहले रुक गए। ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस ऑलमोस्ट जीरो होना चाहिए अगर हम एक्स की वैल्यू ए को अप्रोच करवाते हैं। तो हम बोलते हैं कि एक्स अप्रोचेस ए व्हेन डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड ए इज एज स्मॉल एज पॉसिबल। जीरो नहीं हो सकता, लेकिन जितना छोटा हो उतना अच्छा है। अब यहाँ पे ये डिफरेंस तो बड़ा है, इट इज नॉट जीरो। देखो, ओके सर। है ना, समझ में ही बात? ऐसे ही सेम प्रॉब्लम यहाँ पर है। जबकि यदि आप ऊपर वाले केसेस देखते हो, अगर आप ये वाला केस देखोगे, तो यहाँ पे आप बिल्कुल बगल तक तो पहुंच ही गए ऑलमोस्ट। ए में x इक्वल टू ए, और आप राइट साइड से जो x की वैल्यू है, इन दोनों में डिफरेंस ऑलमोस्ट जीरो है। बस इस पॉइंट पे डिफाइन नहीं है फंक्शन, इसके आप राइट तक तो पहुंच ही गए ऑलमोस्ट, जबकि यहाँ पे यस आप इसके लेफ्ट पे भी नहीं पहुंच पा रहे हो। तो बिल्कुल प्रिसाइज रहना है हमको। मैथ्स इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट द डेफिनेशंस। हाँ सर जो इंफिनिटी वाला केस था सर, उसमें इंफिनिटी लिमिट आ रही है, तो उसको हम एग्जिस्ट कैसे बोल सकते हैं सर? मतलब तो कोई नंबर नहीं हुआ। नहीं, देखो, लिमिट जो होती है वो ग्राफ किस तरफ जा रहा है हमको सिर्फ ये चेक करना है। इन्फिनिटी लिमिट होती है, ऐसा नहीं कि लिमिट जो आंसर लिमिट्स जो होती है वो इन्फिनिटी नहीं हो सकती। इन्फिनिटीज आर लिमिट्स, दीज आर द वैल्यू ऑफ लिमिट्स। क्यों नहीं बोल सकते मुझे ये बताओ भाई? जीरो बोल सकते हैं, 10 बोल सकते हैं, तो इन्फिनिटी क्यों नहीं बोल सकते? इन्फिनिटी का मतलब होता है जब हम बोलते हैं कि लिमिट इन्फिनिटी जा रही है, इसका मतलब होता है कि जैसे जैसे मैं एक्स की वैल्यू ए के पास लेके जा रहा हूं, फंक्शन की वैल्यू बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रही है। जैसे जैसे मैं ए के पास जाऊंगा, वैल्यू इंक्रीज करेगी। नॉर्मली इन्फिनिटी के दो सिग्निफिकेंस होते हैं। एक इन्फिनिटी हम लोग कई बार यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे आप देखोगे इस वाले केस में इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे डज नॉट एग्जिस्ट है। लेकिन इस केस में जैसे से आप एक्स के पास जाओगे, तो फंक्शन का आउटपुट तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर ही रहा है। वैल्यू मतलब बहुत ज्यादा निगेटिव होती जाएगी। जैसे जैसे मैं ए के पास जाऊंगा, फंक्शन की वैल्यू बहुत ज्यादा निगेटिव होती जाएगी। तो इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी आर कंसिडर्ड टू बी द वैलिड आंसर्स। कंटिन्यूटी में होता है कि फंक्शन की लिमिट और फंक्शन की वैल्यू बराबर हो और फाइनाइट हो, क्योंकि ऑब्वियसली फंक्शन की वैल्यू तो इनफाइनाइट हो नहीं सकती। तो कंटिन्यूटी में हम ये केस अलग से क्लॉज डालते हैं कि हाँ, लिमिट एग्जिस्ट कर, वो कंटिन्यूस होने के लिए फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए और फाइनाइट भी होनी चाहिए। नहीं तो अगर इनफाइनाइट हो गई तो फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट कैसे हो सकती है? वहां पे दिक्कत होती है। तो बच्चों ये ध्यान रखना कि द लिमिट एट एक्स इक्वल टू ए विल बी डिस्कस्ड only if graph of y equal to fx is defined on at least one neighborhood of
x इक्वल टू ए। कम से कम एक नेबरहुड पे तो ग्राफ हो। जैसे यहाँ पे आप देखो लेफ्ट साइड पे नहीं, कोई दिक्कत नहीं, राइट साइड पे तो है, वरना फिर वो x अप्रोचिंग a की डेफिनेशन गलत हो जाएगी आपकी। अगर नेबरहुड में दोनों तरफ ग्राफ नहीं तो फिर आप x को अप्रोच ही नहीं कर पाएंगे। देयर इज नो पाथ ऑफ रीचिंग द पॉइंट a। ठीक है बच्चों, तो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लिमिट्स। अब इसमें आगे चलते हैं। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। इनडिटरमिनेट फॉर्म्स का मैथमेटिकल मतलब क्या होता है, वापस से पहले डेफिनेशन अच्छे से समझना। पहले देखते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होते हैं। इनडिटरमिनेट फॉर्म में होता है कि आउटपुट जो आएगा दैट विल बी अ रियल नंबर, लेकिन वो ऑब्टेन नहीं हो पाएगा आपसे। आपको दिखेगा तो यार कोई वैल्यू तो होती है, लेकिन अब कौन सी होती है वो नहीं पकड़ पाओगे। ठीक है, इट कैन नॉट बी ऑब्टेन थ्रू द नॉर्मल प्रोसेस। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई व्हाट इज द लीस्ट पॉजिटिव रियल नंबर, सबसे छोटा पॉजिटिव रियल नंबर कौन सा है, कोई तो होगा ही, लेकिन मुझे पता नहीं वो वैल्यू कितनी है। मैं जीरो बोल नहीं सकता, जीरो वोंट बी पॉजिटिव। अब कौन सा नंबर ऐसा है जो सबसे छोटा और पॉजिटिव रियल भी है? तो आउटपुट एग्जिस्ट करता है, लेकिन हम बता नहीं सकते क्या वैल्यू है। हमें एक आइडिया है कि हाँ ऑलमोस्ट जीरो के आसपास होगा, जीरो का नेबर होगा, लेकिन उसकी वैल्यू नहीं बता सकते आप। या जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं व्हाट इज फंडामेंटल पीरियड ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 2। आप जानते हो ये बात कि कांस्टेंट फंक्शन जो होते हैं ये पीरियोडिक होते हैं, लेकिन इनका फंडामेंटल पीरियड डिफाइन नहीं होता। द फंडामेंटल पीरियड इज इनडिटरमिनेट। क्यों? क्योंकि कितना लोगे, कौन सा पोर्शन ग्राफ का रिपीट करेगा, नहीं बोल सकते कुछ हम। जबकि अनडिफाइंड वर्ड मतलब होता है कि कोई चीज ऐसी जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, जो रियल नंबर ही नहीं है। यहाँ पे नंबर रियल एग्जिस्ट करता है, उसकी वैल्यू नहीं पकड़ में आ रही। यहाँ पे तो नंबर ही नहीं एग्जिस्ट करता। जैसे log -2 इट इज अनडिफाइंड, sin इनवर्स 3 अनडिफाइंड, 0 to the power 0 अनडिफाइंड, 5/0 अनडिफाइंड। दिस इज नॉट इन्फिनिटी, दिस इज अनडिफाइंड। डिनोमिनेटर में 0 नहीं रख सकते हम। tan 90 डिग्रीज नॉट डिफाइंड। तो इनडिटरमिनेट और अनडिफाइंड में डिफरेंस हमको पता होना चाहिए, ये सबसे जरूरी चीज है। ठीक है, so now we'll take some more examples. Now what you have to do in this question is you have to indicate whether the following forms are indeterminate or undefined or they approach a fixed value. यहाँ पे मैंने कुछ 15 फॉर्म्स लिखे हैं, आपको बताना है कि ये इंडिटरमिनेट है, अनडिफाइंड है, या फिर ये किसी फिक्स वैल्यू को अप्रोच कर रहे हैं। यहाँ पे बच्चों यदि ये टेंड्स टू 0 मतलब है कि न्यूमरेटर इज नॉट एग्जैक्टली 0। ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे टेंड्स टू 0, तो टेंड्स टू 0 मतलब है कि दिस इज नॉट एग्जैक्टली 0, एक्स इज अप्रोचिंग 0। और अगर कहीं पे इक्वल टू 0 नहीं लिखा है तो फिर मतलब सिर्फ 0 लिखा है तो मतलब इट इज इक्वल टू 0, एग्जैक्ट 0 हो गया ये। इन्फिनिटी में मैंने टेंड्स टू इन्फिनिटी नहीं लिखा, क्योंकि इन्फिनिटी तो वैसे भी आप अप्रोच ही कर सकते हो। इन्फिनिटी में अप्रोच टू इन्फिनिटी लिखने का मतलब नहीं है। इन्फिनिटी कैन ओनली बी अप्रोच, इट इज ऑब्वियस। तो वहां पे मैं इन्फिनिटी नहीं लिख रहा, लेकिन दो तरह की वैल्यूज होंगी, एक पे मैंने टेंड्स टू लिखा हुआ है और एक पे मैंने कुछ नहीं लिखा है। जहां कुछ नहीं लिखा हुआ है, एरो नहीं लगा हुआ है टेंड्स टू वाला, इसका मतलब वो एग्जैक्ट वैल्यू है। तो चलो पहले वाली को देखते हैं। व्हाट डू यू थिंक शुड बी द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट? टेंड्स टू 0, न्यूमरेटर 0 को अप्रोच कर रहा है, ध्यान रखना एग्जैक्ट 0 नहीं है, डिनोमिनेटर एग्जैक्ट 0 है, तो दिस इज अनडिफाइंड। अनडिफाइंड। यू कैन नॉट हैव 0 इन द डिनोमिनेटर। इसको देखो सेकंड पार्ट को, 0 अपॉन टेंड्स टू 0, न्यूमरेटर एग्जैक्ट 0 है, डिनोमिनेटर 0 को अप्रोच कर रहा है, 0 नहीं हो पाएगा, 0 को अप्रोच कर रहा है, तो 0 अपॉन नॉन 0 नंबर विल बी 0, इट अप्रोचेस अ फिक्स्ड वैल्यू 0। टेंड्स टू 0 अपॉन टेंड्स टू 0, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। इनडिटरमिनेट। टेंड्स टू 0 अपॉन टेंड्स टू 0, देखो टेंड्स टू 0 मतलब हुआ, जैसे मैं थर्ड पार्ट के लिए आपको एग्जांपल देख रहा हूं, ट्राई टू फ्लक्चुएट द वैल्यूज। टेंड्स टू 0 में बच्चों में हो सकता है न्यूमरेटर को 10 to the power -10 लिख लूं, डिनोमिनेटर को भी 10 to the power -10 लिख दूं, तो ये दोनों वैल्यू 0 को अप्रोच कर रही हैं, और ये आंसर कितना आ जाएगा, ये आपको वैल्यू देगा 1। अब हो सकता है मैं न्यूमरेटर को 10 to the power -100 के मल्टीपल्स में 0 को अप्रोच करवाऊं, डिनोमिनेटर को मैं अलग तरह से 0 अप्रोच करवा लेता हूं। कोई नियम थोड़ी कि दोनों को सेम तरह से अप्रोच करवाना है।
तो अब की बार आपका आंसर कितना आ जाएगा 10 to the power 900। अभी मैं फिर से जीरो, न्यूमरेटर को जीरो अप्रोच करवा रहा हूं इस तरह से, और डिनोमिनेटर को भी जीरो अप्रोच करवाता हूं, बट दिस टाइम दिस वैल्यू विल बी 10 to the power -900। तो आप देख रहे हो कि इसकी वैल्यू फ्लक्चुएट कर रही है, कभी 1 आती है, कभी 10 to the power 900 मतलब ऑलमोस्ट इनफाइनाइट हो गई है, तो कभी 10 to the power -900 मतलब ऑलमोस्ट जीरो को अप्रोच कर गई। तो दिस पर्टिकुलर वैल्यू इज इनडिटर्मिनेट। वाई? अनडिफाइंड नहीं है, डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो रहा, तो इट इज नॉट अनडिफाइंड। कोई फिक्स वैल्यू भी नहीं है, जैसे ये जीरो को अप्रोच कर रही थी, अनडिफाइंड था। दिस इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ठीक है, 0.0 अनडिफाइंड, डिनोमिनेटर जीरो हो गया। टेंस टू 0.1, दिस विल अप्रोच जीरो। 5/0 undefined, 2 tending to 0, this will approach infinity or minus infinity। सोच के देखते हैं, जैसे मान लेते हैं हम डिनोमिनेटर को जीरो अप्रोच करवाना है ना, तो मैं 10 to the power -100, 10 to the power -200, इस तरह से मैं जीरो की तरफ पहुंचूं, तो आपका आंसर उस केस में डेफिनेटली इनफाइनाइट आ जाएगा। अब मैं जीरो की तरफ नेगेटिव साइड से भी अप्रोच कर सकता हूं, मैं इन वैल्यूज के थ्रू भी चल सकता हूं। इस केस में आपका आंसर -इन्फिनिटी आ जाएगा। तो अगेन दिस वैल्यू इज आइदर इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी, डिपेंडिंग ऑन कि हम डिनोमिनेटर वाले जीरो को राइट साइड से अप्रोच करेंगे, लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे। एट्थ देखो, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी विल डेफिनेटली अप्रोच इन्फिनिटी। कांस्टेंट नंबर कितना भी बढ़ाओ, के कितना भी बढ़ाओ, फाइनाइट होना चाहिए, 1 करोड़, 10 करोड़, 50,000 करोड़। अगर के फाइनाइट नंबर है तो कोई भी फाइनाइट नंबर अपॉन इन्फिनिटी विल अप्रोच जीरो। इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी, दो बहुत बड़े नंबर्स मल्टीप्लाई कर रहे हो, इट विल ऑफ कोर्स अप्रोच टू इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी विल अप्रोच माइनस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, नाउ दिस इज इनडिटर्मिनेट। व्हाई इट इज इनडिटर्मिनेट, चेक करके देखते हैं। न्यूमरेटर को आपको बहुत बड़ा करना है ना, यू हैव टू अप्रोच इन्फिनिटी इन द न्यूमरेटर। तो हो सकता है मैं 10 to the power 100, 10 to the power 200 इस तरह से चलूं इन्फिनिटी की तरफ जाने के लिए। डिनोमिनेटर भी उसी तरह से बढ़ा देते हैं, तो आंसर 1 आ जाएगा। सपोज मैं न्यूमरेटर को 100 के मल्टीपल्स में बढ़ाऊं, 10 की पावर 100 में, डिनोमिनेटर को 10 की पावर 1000, 10 की पावर 2000 इस तरह से चेंज करूं, तो उस केस में आपका आंसर जो होगा दैट विल अप्रोच जीरो। बहुत छोटी वैल्यू आ जाएगी। हो सकता है आप न्यूमरेटर को 10 की पावर 1000 के ऑर्डर से बढ़ाओ, डिनोमिनेटर को 10 की पावर 100 के ऑर्डर से बढ़ाओ, उस केस में आपका आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा। तो इन दिस केस द आंसर इज इनडिटर्मिनेट। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, अगेन इनडिटर्मिनेट फॉर्म। क्यों इनडिटर्मिनेट होगा? हो सकता है कि हम दोनों इन्फिनिटी को सेम तरह से, दोनों नंबर्स को सेम तरह से इन्फिनिटी को अप्रोच करवा दें, इसको भी 10 की पावर 100 की तरफ से, इसको भी 10 की पावर 100, उस केस में आपका आंसर जीरो आ जाएगा। हो सकता है मैं बाद वाले नंबर को, जो यहाँ पोस्ट सब्ट्रैक्शन लिखा हुआ है, इसको मैं 10 की पावर 1000 के ऑर्डर से बढ़ाऊं इन्फिनिटी की तरफ ले जाने के लिए, आपका आंसर माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। दिस विल बी अ ह्यूज नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, ऐसे ही आप देख रहे हो अलग अलग मतलब फ्लक्चुएट करेंगी, ये वैल्यूज फ्लक्चुएट करेंगी। जब भी आउटपुट फ्लक्चुएट करेगा इट इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म। आप नहीं बोल सकते, अनडिफाइंड भी नहीं है और कोई वैल्यू को भी नहीं अप्रोच कर रहा, तो इट इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म। दिस विल अप्रोच इन्फिनिटी। अगर आप बेस और पावर दोनों को बढ़ाना शुरू करोगे इन्फिनिटी तक, तो ये वैल्यू इनफाइनाइटली लार्ज हो जाएगी। इन्फिनिटी में कोई भी फाइनाइट नंबर ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे वैल्यू इन्फिनिटी ही रहती है। ऑब्जर्व दिस 9th and 15th पॉइंट केयरफुली। के कितना भी बड़ा हो सकता है, अगर वो फाइनाइट है, रियल नंबर है, तो के अपॉन इन्फिनिटी विल अप्रोच जीरो एंड इन्फिनिटी प्लस माइनस के विल अप्रोच इन्फिनिटी। एक और एग्जांपल देखो इसी से रिलेटेड, इसी तरह का ये। You have to indicate whether the following are indeterminate, undefined, or they approach a fixed value. अब ये बच्चों है पहला टेंस टू जीरो टू द पावर टेंस टू जीरो। अब ये उतना ऑब्वियस नहीं क्वेश्चन है। हाँ बोलो। सर आपने बोला था इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट है, तो इन्फिनिटी प्लस माइनस के
अगर इन्फिनिटी माइनस के बहुत बड़ी वैल्यू ले ली तो वो भी नहीं, इसमें indeterminate आ 15th पार्ट में आई एम अज्यूमिंग दैट k इज अ फाइनाइट नंबर, मतलब आई एम, मेरे पास जगह नहीं थी टाइप करने की तो लिखा नहीं मैंने, यहाँ पे k इज फाइनाइट, वी आर अज्यूमिंग दिस। अब k कितना भी बड़ा हो, यदि फाइनाइट हो, कोई भी नंबर जो है वो कितना भी बड़ा हो जाए इन्फिनिटी तक तो नहीं पहुंच सकता, इन्फिनिटी को काउंटर सिर्फ इन्फिनिटी कर सकती है। yes नो फाइनाइट नंबर कितना भी बड़ा वो इन्फिनिटी तक नहीं पहुंचेगा, इन्फिनिटी उससे भी अभी उतना ही आगे है, जितना दूरी पहले थी उतनी दूरी अभी भी है इन्फिनिटी और उसके बीच में। तो यहाँ पे वी आर अज्यूमिंग दैट k इज अ फाइनाइट नंबर, इट कैन बी वेरी लार्ज लेकिन इट इज स्टिल फाइनाइट नंबर, इट कैन बी प्लॉटेड ऑन द नंबर लाइन। और जब आप नंबर लाइन पे k को प्लॉट करोगे तो उसके बाद राइट साइड पे बहुत आगे जाके इन्फिनिटी आएगा। ओके अच्छा सर, अब हाँ बोलो सर 7th A में 5th एग्जांपल में अपने अप्रोचिंग 0 लिखा है। हाँ, मतलब वो वैसे तो आइडियली मतलब आई शुड हैव स्पेसिफाइड कि 0 प्लस और 2 अपॉन टेंडिंग टू 0 माइनस। सर 5th वन सर, 5th वाले में वो आपने अप्रोचिंग 0 अपॉन 1 लिखा है ना सर, वो हाँ। अप्रोचिंग 0 ही लिखा है, तो इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बनेगा सर। कैसे बनेगा, देखो लेट्स स्टार्ट फ्लक्चुएट, देखो जब भी कंफ्यूजन हो न्यूमरेटर, जहां पे भी कंफ्यूजन हो वैल्यूज को फ्लक्चुएट करना शुरू करते हैं ना, देखते हैं। आप बोल रहे हो 5th पार्ट, तो आई विल जस्ट सॉल्व इट हियर। मुझे न्यूमरेटर को 0 को अप्रोच करवाना है, ठीक है, तो चलो न्यूमरेटर को 0 को अप्रोच करवाते हैं। 10 टू द पावर माइनस 100, 10 की पावर माइनस 1000। जैसे से आप 0 के पास जा रहे हो इस फ्रैक्शन की वैल्यू किस तरफ अप्रोच कर रही है, थिंक अबाउट दिस केयरफुली। when I'm approaching 0 in the numerator, where is this entire fraction approaching? ये फ्रैक्शन की वैल्यू, इसकी वैल्यू, जैसे से हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं फ्रैक्शन की वैल्यू किस तरफ जाने की टेंडेंसी दिखा रही है आपको? 0। आगे आंसर सिंपल है, दिस इज द बैकबोन। मतलब कई लोगों को तो पता ही नहीं चलता कि फॉर्म कौन सी हो, तो आंख मिच के कि इसमें साइन एक्स अपॉन एक्स का फॉर्मूला लगा दो, इसमें ये लगा दो। सबसे पहला काम होता है आपको बीमारी पहचाननी पड़ेगी, वो भी हम लोग अगले उसमें देख रहे हैं सेशन में। अच्छा अब बच्चों देखो, मैं बता रहा था कि जैसे इसका फर्स्ट पार्ट कैसे चेक करें, ये तो बहुत ट्रिकी हो गया ना, क्योंकि आप वैल्यूज फ्लक्चुएट करके कैसे देखोगे। तो इसको करने का मैं थोड़ा सा क्रूड तरीका है, दिस इज नॉट मैथमेटिकली अप्रोप्रिएट, लेकिन हाँ लॉजिक के लिए काम कर जाएगा। दिस इज नॉट द प्रूफ, दिस इज द लॉजिक। मुझे चेक करना है कौन सी फॉर्म है, तो ठीक है इसको k मान लिया, देयरफॉर log k की वैल्यू कितनी आएगी, टेंड्स टू 0 into log of tends to 0. Now the graph of ln x is this, तो log of tends to 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, this will be minus infinity। तो अब आपके पास दो चीजें हो गई, एक नंबर है जो 0 को अप्रोच कर रहा है और एक नंबर है जो माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, और मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। देखते हैं क्या होगा। जो नंबर 0 को अप्रोच कर रहा है मैं उसको लेता हूं 10 टू द पावर माइनस 100, और जो माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है उसको मैं ले लेता हूं माइनस साइन बाहर 10 टू द पावर 1000। फिर मैं लेता हूं माइनस टाइम्स 10 की पावर माइनस 1000, 10 की पावर 20,000। अब सोचिए देखो ये वैल्यू किधर जा रही है, दिस इज अप्रोचिंग इंफिनिटी, दिस इज अप्रोचिंग इंफिनिटी, दिस वैल्यू अप्रोचेस 1। आप ये भी कर सकते हो कि मैं इसमें से एक वैल्यू को माइनस 10 टू द पावर माइनस 10,000 कर दूं, इसको 10 की पावर 1000 कर दूं, in that case this will approach 0। तो values are again fluctuating, so therefore log k की वैल्यू जो है ये फ्लक्चुएट कर रही है, इन दोनों का प्रोडक्ट फ्लक्चुएट कर रहा है, मतलब log k फ्लक्चुएट कर रहा है। log k फ्लक्चुएट कर रहा है तो k फ्लक्चुएट कर रहा होगा ऑफ कोर्स, तो इसका मतलब दिस इज इनडिटरमिनेट फॉर्म। एग्जैक्ट 0 टू द पावर अप्रोचिंग 0, लेकिन पॉजिटिव साइड से, एग्जैक्ट 0 की पावर अप्रोचिंग 0। तो एग्जैक्ट 0 की बच्चों कोई भी नॉन जीरो पावर 0 ही होगी अगर पॉजिटिव हो तो। इसी से मिलता जुलता नीचे लिखा हुआ है, 5th पार्ट देख रहा हूं मैं, 0 एग्जैक्ट 0 टू द पावर अप्रोचिंग नेगेटिव 0। नाउ दिस इज अनडिफाइंड। क्यों अनडिफाइंड होगा, क्योंकि 0 की पावर थोड़ी सी नेगेटिव करने का मतलब होगा कि आपने 1/0 कर दिया, तो दिस इज अनडिफाइंड, दिस इज 0।
अनडिफाइंड, एग्जैक्ट जीरो की पावर जीरो का कोई सेंस नहीं है. बेस इज अप्रोचिंग जीरो, पावर इज एग्जैक्ट जीरो. नॉन जीरो बेस की पावर एग्जैक्ट जीरो विल ऑलवेज अप्रोच 1. नॉन जीरो बेस की पावर एग्जैक्ट जीरो विल ऑलवेज अप्रोच 1. 5 टू द पावर 0 1 होता है, 0.1 टू द पावर 0 भी 1 होता है, 0.001 की पावर 0 भी 1 होता है. इन्फिनिटी टू द पावर अप्रोचिंग 0. अच्छा, अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ना, तो फिर से वही करते हैं, लॉग लेके करते हैं अपन. तो दिस इज 6th पार्ट, इसको k मान लेते हैं. इन्फिनिटी टू द पावर टेंडिंग टू 0, लॉग ले लो, टेंड्स टू 0 into log infinity. Now when x approaches infinity, log का ग्राफ कहाँ जाएगा? ऊपर चलता जाएगा infinity की तरफ. तो this is same as tending to 0 into infinity. और अभी हमने देखा था बच्चों, tending to 0 into infinity is indeterminate form, क्योंकि log k फ्लक्चुएट करेगा तो k की वैल्यू भी फ्लक्चुएट करेगी. तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा वापस से indeterminate form. But look at this, infinity to the power exact 0, this will be 1. अब पावर एग्जैक्ट 0, किसी भी नॉन जीरो नंबर की पावर एग्जैक्ट 0 इज ऑलवेज 1. टेंडिंग टू 0 इनटू इंफिनिटी, ये तो अभी हमने दोनों केसेस में देख लिया, इनडिटरमिनेट फॉर्म. एग्जैक्ट 0 इनटू इंफिनिटी विल अप्रोच 0. आप 0 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई कर दो, भले ही इंफिनिटी को कर दो, एग्जैक्ट 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा. टेंडिंग टू 1 टू द पावर इंफिनिटी. नाउ दिस इज अगेन इंटरेस्टिंग, टेंडिंग टू 1 टू द पावर इंफिनिटी. तो फिर से बच्चों इसको हम लॉग लेके देखते हैं. k इज इक्वल टू टेंडिंग टू 1 टू द पावर इंफिनिटी. लॉग k की वैल्यू हो गई इंफिनिटी टाइम्स log of tending to 1. Now when you approach 1 in ln x, this value will approach 0. तो वापस से आपके पास देखो इंफिनिटी इंटू टेंडिंग टू 0 आ गया. इंफिनिटी इंटू टेंडिंग टू 0 तो अभी हमने 8th पार्ट में देखा था, इनडिटरमिनेट फॉर्म. एग्जैक्ट 1 टू द पावर इंफिनिटी इज 1. 1 इंटू 1 इंटू 1 इनफाइनाइट टाइम्स से करोगे तो गेट 1. ठीक है. अब ओवरऑल इस दोनों एग्जाम्पल से निकल के जो चीज सामने आ रही है, जो इंटरेस्टिंग है, जो सिग्निफिकेंट है, दैट इज देयर आर 7 indeterminate forms. Only 7 forms. 1 मैं हाईलाइट कर देता हूं, इसको मैं हटा रहा हूं. ठीक है, ये indeterminate form हो गई आपकी. Then we have second indeterminate form, infinity by infinity. Infinity minus infinity, third form. Tending to 0 to the power tending to 0, fourth form. Infinity to the power 0. 0 into infinity, tending to 0 into infinity. ठीक है. तो फाइनली अब आपको बच्चों ये ध्यान रखना है कि देयर आर 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स. आईआईटी में कितना भी टफ क्वेश्चन आ जाए, लिमिट का कितना भी ट्रिकी क्वेश्चन हो, घूम फिर के वो ये 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स पे से ही होगा, ये गारंटी है. देयर इज नो अदर ऑप्शन. ये 7 फॉर्म्स है, ये आपको याद रखना कि कौन कौन से 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स होते हैं. उसके अलावा बाकी सब कुछ या तो डिफाइंड नहीं होगा, मतलब क्वेश्चन ही नहीं बनेगा उनके ऊपर, या फिर वो ऑटोमेटिकली कोई फिक्स वैल्यू को अप्रोच कर रहे होंगे. जैसे अगर कोई क्वेश्चन बन जाए टेंडिंग टू 0/1 तो बहुत अच्छी बात है. इससे अच्छा तो क्या होगा कि आंसर आपको 0 दिख ही गया. अनडिफाइंड पे क्वेश्चन नहीं बन सकता. इनडिटरमिनेट पे फॉर्म पे क्वेश्चन बनेंगे, अप्रोचिंग अ फिक्स्ड वैल्यू पे क्वेश्चन बनेंगे. अप्रोचिंग अ फिक्स्ड वैल्यू वाले क्वेश्चन बहुत ही ट्रिवियल होंगे, तो जेई एडवांस और जेई मेंस में चांसेस कम है कि इस पे भी क्वेश्चन बने. तो 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स होते हैं. लिमिट्स में 7 बीमारियां होती हैं. आपको इन बीमारियों को ध्यान रखना है. यू हैव टू बिहेव लाइक अ डॉक्टर नाउ फॉर सम टाइम. बीमारी आइडेंटिफाई करो और हर बीमारी का इलाज हम सीख जाएंगे, तो फाइनली क्वेश्चंस विल बी इजी. कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होगा वो इन 7 मीनिंगलेस फॉर्म्स के ऊपर ही होगा, 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स के ऊपर ही होगा. मैं अक्सर मीनिंगलेस वर्ड बोल दूंगा. जब मैं मीनिंगलेस बोलूं तो मतलब मैं इनडिटरमिनेट फॉर्म बोल रहा हूं. ठीक है.
अच्छा, अब बच्चों कुछ चीजें नोट करने वाली हैं, उनको ध्यान से समझ लो, ये क्वेश्चंस में काम आती हैं। पहली चीज, इंफिनिटी टू द पावर फाइनाइट नंबर, k फाइनाइट है। इन ऑल द क्वेश्चंस, इन ऑल द पार्ट्स, वी आर अज्यूमिंग दैट k इज अ फाइनाइट नंबर। इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन k फाइनाइट नंबर होना जरूरी है। तो इंफिनिटी की पावर पॉजिटिव नंबर, चाहे कितना छोटा हो कितना बड़ा हो, इंफिनिटी की पावर पॉजिटिव नंबर विल बी इंफिनिटी। इंफिनिटी की पावर नेगेटिव नंबर विल अप्रोच 0। ठीक है, सेकंड पे चलते हैं। इंफिनिटी की बड़ी पावर माइनस इंफिनिटी की छोटी पावर विल अप्रोच इंफिनिटी। इसके पीछे लॉजिक क्या है वो देख लो। I can take infinity की small power common from this operation to obtain infinity to the power large minus small minus 1. Large minus small definitely पॉजिटिव नंबर होगा, और अभी हमने देखा कि इंफिनिटी की पावर पॉजिटिव नंबर इंफिनिटी होता है, तो इसका मतलब दिस क्वांटिटी इज इंफिनिटी। इंफिनिटी में कोई भी कांस्टेंट ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी आंसर इंफिनिटी आता है, तो ये पूरा ब्रैकेट इंफिनिटी हो गया। और इंफिनिटी इंटू इंफिनिटी की स्मॉल पावर विल बी इंफिनिटी। ठीक है, अच्छा, यदि x इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, थर्ड पे चलते हैं। इफ x इज अप्रोचिंग इंफिनिटी, तो k इंटू एक्स की लिमिट जो होगी दैट वुड बी इंफिनिटी यदि k पॉजिटिव है। यदि k नेगेटिव है तो इसकी वैल्यू माइनस इंफिनिटी हो जाएगी, और यदि k जीरो है तो फिर एग्जैक्ट जीरो इंटू इंफिनिटी जीरो, दिस वैल्यू विल बी जीरो। और फाइनली आपका फोर्थ पॉइंट, कोई भी फाइनाइट नंबर की पावर इंफिनिटी, फाइनाइट नंबर टू द पावर इंफिनिटी, तो यदि फाइनाइट नंबर आपका 1 से बड़ा है तो 1 से बड़े नंबर की पावर इंफिनिटी इंफिनिटी होती है। अगर फाइनाइट नंबर एग्जैक्टली 1 है तो एग्जैक्ट 1 टू द पावर इंफिनिटी इज 1, एंड इफ दिस फाइनाइट नंबर इज बिटवीन 0 एंड 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1 अपॉन e, तो फिर इसकी पावर इंफिनिटी विल अप्रोच 0। ठीक है, तो ये बच्चों पॉइंट्स हमको थोड़े से और दिमाग में रखने हैं, आगे जरूरत पड़ेगी। और एक चीज और मैं लिख देता हूं यहां पे, देयर आर 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। कौन कौन से? 0/0, अच्छा यहाँ पे 0/0 मतलब टेंडिंग टू 0 अपॉन टेंडिंग टू 0 है। इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, 0 इंटू इंफिनिटी, इंफिनिटी टू द पावर 0, 0 टू द पावर 0, 1 to the power infinity. These are 7 indeterminate forms which you have to remember. कोई भी क्वेश्चन होगा वो इन्हीं 7 तरीकों के ऊपर ही होगा। तो चलो अब एक छोटा सा एग्जांपल और करेंगे हम लोग। अभी जो हमने सीखा उसी के ऊपर है। You have to identify whether these statements are indeterminate, ये जो लिमिट्स है indeterminate है, undefined है, या इनकी कोई वैल्यू है। मुझे ध्यान रखना लिमिट्स के मेथड नहीं लगाने, मुझे सिर्फ डायरेक्टली बताना कोई वैल्यू होगी या नहीं। जैसे पहले वाले को देखो, न्यूमरेटर एग्जैक्ट 0, डिनोमिनेटर इज अप्रोचिंग 0, tan 0 की वैल्यू 0 को अप्रोच करेगी, तो एग्जैक्ट 0 अपॉन अप्रोचिंग 0, तो दिस विल बी 0। नेक्स्ट पे चलो, यहां पे ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, स्क्वायर ब्रैकेट डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब बच्चों x की वैल्यू π/2 माइनस, यानी कि हम x को π/2 को अप्रोच करवा रहे हैं, लेकिन x की वैल्यू π/2 से छोटी है, लेकिन दोनों में डिफरेंस बहुत कम है, ऑलमोस्ट 0 डिफरेंस है। तो x इज अप्रोचिंग π/2 माइनस। अगर x π/2 माइनस को अप्रोच कर रहा है तो tan x का ग्राफ ऐसा होता है। π/2 माइनस पे ये जो पावर है आपकी, दिस पावर विल अप्रोच इंफिनिटी, एंड दिस डिनोमिनेटर, दिस बेस
ग्रेटेस्ट इंटीजर x, पाई बाई 2 मतलब हुआ 1.57। तो जब आप 1.57 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू पे होगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू एग्जैक्ट 1 बनेगी। सो दिस इज 1 to the power infinity equal to 1 to the power infinity and therefore this will be 1। थर्ड पे चलो, जब x 1 को अप्रोच करेगा तो ये बनेगा sin 0, this will approach 0, numerator will tend to 0 upon denominator will also tend to 0 and therefore this is indeterminate form। फोर्थ पे चलते हैं, 0 प्लस। अच्छा, जब 0 प्लस पे जाओगे बच्चों तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू, दिस वैल्यू विल अप्रोच 0। आप 0 को राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, 0 और x के बीच में डिफरेंस ऑलमोस्ट 0 है और x थोड़ा सा 0 से बड़ा है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा 0। और cot 0 प्लस कितना होगा, दिस इज द ग्राफ ऑफ cot x। तो आप देखो कि 0 प्लस पे cot की वैल्यू इनफाइनाइट हो रही है। तो ये जो फॉर्म बनी, ये बनी इंफिनिटी टू द पावर इक्वल टू 0। दिस इज नॉट अप्रोचिंग 0, न्यूमरेटर की वैल्यू एग्जैक्ट 0 आएगी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वजह से। x जो है वो 0 प्लस को अप्रोच कर रहा है, लेकिन उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 0 ही हो गया, इट इज एग्जैक्टली 0 एंड देयरफॉर दिस लिमिट विल बी अगेन 1। यहां तक बच्चों किसी को डाउट है तो पूछ लो, फिर अब हम आगे चलेंगे। Equals tending to 0 to the power 0 जो था, टेंडिंग टू 0 power 0 टू द पावर एग्जैक्ट 0, फोर्थ वाला। ये सर थर्ड वाला 0 to the power 0, ये तो डिफाइंड ही नहीं होगा ना भाई। जब भी आप a टू द पावर x का जब ग्राफ बनाओगे तो a टू द पावर x का ग्राफ दो तरह का होता है। यदि a 1 से बड़ा है, यदि a की वैल्यू 0 से लेके 1 तक है, ठीक है, तो बेस की वैल्यू नेगेटिव तो होने का मतलब ही नहीं उठता, और बेस 0 भी नहीं हो सकता, बेस 1 भी नहीं हो सकता। ये तो डिफाइंड ही नहीं होगा, मतलब यू कैन नॉट डिफाइन 0 टू द पावर 0, है ना, डिफाइंड ही नहीं है वो। तो जैसे डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता, ऐसे 0 की पावर 0 का कोई सेंस नहीं है, एक्सप्रेशन मीनिंगलेस है। नेगेटिव नंबर की पावर x, मतलब अगर कोई आपसे बोले कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ -1 टू द पावर x, इस फंक्शन का ग्राफ बनाओ, तो ये फंक्शन का ग्राफ नहीं बन सकता, बेस 1 से छोटा होना चाहिए, वो बेस की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। a टू द पावर x इज डिफाइंड फॉर बेस ग्रेटर देन 1 और ग्रेटर देन 0। इसी क्योंकि log x के लिए भी तो यही कंडीशन होती है, आप बेस की वैल्यू 0 नहीं रख सकते कभी भी। इसी तरह से एक्सपोनेंशियल में भी बेस की वैल्यू 0 नहीं रख सकते। यू कैन कीप बेस ग्रेटर देन 1, यू कैन कीप बेस फ्रॉम 0 to 1। वो डिफाइंड है, मतलब 0 टू द पावर 0 को हम बोलते हैं कि इट इज नॉट डिफाइंड। जैसे डिनोमिनेटर में 0 आता है तो डिफाइंड नहीं होता वो। अच्छा, अब बच्चों देखो, जब हम लिमिट्स के क्वेश्चंस करेंगे तो जनरल स्ट्रेटेजी हमारी क्या होगी, मतलब व्हाट इज द करेक्ट वे ऑफ डीलिंग विद द प्रॉब्लम्स ऑन लिमिट्स। तो एग्जामिनर आपको एक अच्छा खासा क्वेश्चन देगा, लिमिट x टेंड्स टू a f of x, और अब आपका एक्चुअली थॉट प्रोसेस कैसे चलेगा, आपको एक डॉक्टर की तरह काम करना है। आपके पास एक मरीज आएगा, आप सबसे पहले चेक करोगे कि मरीज को कोई बीमारी है भी या नहीं है। ध्यान रखना, अगर 7 फॉर्म्स आ गए, 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स आ गए, यही वो फॉर्म है जिनकी वैल्यू हमको नहीं पता है, बाकी सबकी तो वैल्यूज आपको पता होंगी। अनडिफाइंड का तो क्वेश्चन ही नहीं बन सकता, तो वो पूछेंगे ही नहीं आपसे। तो 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म में से कौन सी फॉर्म है ये पता कर लो। कैसे पता करोगे, जनरली डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से पता चल जाता है। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मतलब हुआ फंक्शन f में x की जगह a डाल देना, f ऑफ a की वैल्यू चेक करना किस तरफ जा रही है, जैसा अभी तक आप कर रहे थे, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, आराम से हो जाएगी वो चीज।
डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से आप फॉर्म चेक कर लो कौन सी है 7 में से। 2 पॉसिबिलिटी है, या तो इनडिटर्मिनेट आ जाएगी या फिर अप्रोचिंग अ वैल्यू आ जाएगी। अगर अप्रोचिंग अ वैल्यू आ गई तब तो आपका आंसर ही आ गया। जैसे सपोज अगर हम इस क्वेश्चन को देखें पहले पार्ट को, तो आपका आंसर 0 आ गया। इसमें मैंने कोई मेथड नहीं लगाया, सीधे आंसर 0 आ गया। सेकंड पार्ट का आंसर सीधे 1 आ चुका है मेरे पास, मैंने कोई लिमिट का मेथड नहीं लगाया, मुझे आता भी नहीं है अभी तो मेथड। फोर्थ पार्ट का आंसर भी मेरे पास 1 आ गया। थर्ड पार्ट इनडिटर्मिनेट है, इसमें मुझे कुछ मेथड लगाना पड़ेगा, लेकिन फर्स्ट सेकंड और फोर्थ पार्ट तो डायरेक्ट हो गए बिना मेथड के, क्योंकि ये अप्रोचिंग द वैल्यू वाले क्वेश्चंस थे। तो मैं यहां से इसको हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए। आपने सबसे पहले फॉर्म चेक करी, आपको पता चला कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म है या फिर अप्रोचिंग द वैल्यू है। अगर अप्रोचिंग द वैल्यू तो आंसर पता चल गया। अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म होगी तो आपको पता चल जाएगा कौन से टाइप की है। जो 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म होते हैं उनमें कौन से टाइप का ये पता चल जाएगा। एक बार ये पता चल गया कौन से टाइप का है तो यू कैन यूज द सुटेबल मेथड। हर टाइप के लिए अलग मेथड होता है, एंड देन यू कैन गेट द आंसर। मतलब डॉक्टर जैसा काम है, आपके पास एक पेशेंट आया, आपने चेक करा, ब्लड टेस्ट वगैरह करवाए, नब्ज देखी, पल्स चेक करी, टेम्परेचर नापा उसका कि बीमार है या नहीं है। अगर बीमार नहीं है तो फीस लेके छोड़ना है, और यदि बीमार है तो कौन सी बीमारी है, फिर उस बीमारी का इलाज करोगे, फीस लेके छोड़ दोगे। प्रॉब्लम कब होगी, जब आप क्वेश्चंस करते समय, जब आप मरीज को देखते समय बीमारी तो चेक करी नहीं और सीधे दवा चालू कर दी, वहां पे बच्चों गलती होने का चांस हो जाता है। तो बहुत पेशेंटली ध्यान रखना, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो आप गलत करेंगे या गलत होंगे, दैट विल बी, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं कंसेप्चुअल एरर है, तो दैट कंसेप्चुअल एरर विल बी बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेप। अगर फॉर्म चेक करने की हैबिट नहीं है तो आप 90% चांसेस है कि अच्छे क्वेश्चन में कोई दूसरा उल्टा सीधा मेथड लगा दोगे, आंसर गलत आ जाएंगे आपके। बिल्कुल प्रिसाइज चलना है, बिल्कुल सर्जिकल तरह से चलना है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं करना है हमको, ठीक है। तो नाउ इन द नेक्स्ट स्लाइड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड सम बेसिक एलिमेंट्री टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएटिंग द लिमिट्स। अब हाँ सर, ये जो अप्रोचिंग वैल्यू होगा सर, यहाँ पर वो कैसे पता चलेगा कि वहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट कर भी रही होगी? किसमें सर, जो कोई फिक्स वैल्यू को अप्रोच करेगा। नहीं, अब जैसे यहाँ पे तो कर रही है ना, इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे, सिंपल सी सिचुएशन देख के पता चल जाएगा। लिमिट एग्जिस्ट करती है नहीं करती वो भी हम सीखेंगे, वो टेक्निक्स नहीं सीख रहे। अभी तो हमने सिर्फ ये देखा है कि लिमिट एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है, ग्राफिकली लिमिट एग्जिस्टेंस कैसे चेक करते हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स क्या होते हैं। मेथड्स तो अब हम सीखने वाले हैं, कौन कौन से केसेस में लिमिट का एग्जिस्टेंस चेक करना है, कब नहीं चेक करना, वो भी हम सीखेंगे अभी। तो आई एम नॉट मतलब अभी आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द टाइप ऑफ क्वेश्चन, किस टाइप का क्वेश्चन हो तो क्या करोगे, वो तो अभी सीखना ही है हमको। अभी तो सिर्फ कंसेप्चुअल पार्ट पे चल रहे हैं हम, और ये भी, ये जो स्ट्रेटेजी है ये भी क्वेश्चंस करते करते क्लियर होगी। ये तो मैंने आपको शुरुआत में एक लेआउट दे दिया है, हम इसी डायरेक्शन पे चलेंगे क्वेश्चंस करते समय, ठीक है। तो चलो बच्चों, लेट्स मूव टू द डिफरेंट मेथड्स ऑफ इवैल्यूएटिंग द लिमिट्स, है ना। इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, सिंपल से मेथड्स हैं, इट वोंट टेक मच टाइम। पहला मेथड है लिमिट ऑफ रैशनल फंक्शन एट फाइनाइट पॉइंट। ध्यान से समझना, रैशनल फंक्शन मतलब हुआ कि फंक्शन f(x) जो होगा वो आपका पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल होगा। जिस पॉइंट पे लिमिट चेक करोगे वो फाइनाइट होगी, ठीक है। तो मतलब a इज अ फाइनाइट नंबर एंड यू हैव अ पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल। अब बहुत लॉजिकल सी बात है यार कि किसी भी पॉलिनोमियल में जब आप फाइनाइट नंबर रखेंगे तो वो वैल्यू न्यूमरेटर की एक फाइनाइट नंबर ही आएगी। बहुत बड़ी आ सकती है लेकिन आएगी फाइनाइट नंबर, क्योंकि पॉलिनोमियल की डिग्री फिक्स है। बड़ी डिग्री हो सकती है लेकिन डिग्री तो फिक्स होगी। तो किसी भी पॉलिनोमियल में जब आप कोई फाइनाइट नंबर रखोगे तो न्यूमरेटर की वैल्यू एक फाइनाइट नंबर आएगी, डिनोमिनेटर की वैल्यू भी फाइनाइट आएगी। मतलब न्यूमरेटर भी फाइनाइट वैल्यू दे रहा है, डिनोमिनेटर भी फाइनाइट वैल्यू दे रहा है। सो द ओनली इनडिटर्मिनेट फॉर्म पॉसिबल इज 0/0। सिर्फ एक ये वाली फॉर्म बन सकती है इनडिटर्मिनेट इस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन में। और इसको भी अगर हम लॉजिकली देखें तो आपने x की जगह a रखा
और आपको न्यूमरेटर 0 मिल गया, तो रिकॉल करो कि हम लोगों ने फैक्टर थ्योरम पढ़ी थी कि इफ p of a is 0, this implies that x minus a is a factor of px. यहाँ पे यदि इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनेगा तो 0/0 ही बनेगा, और 0/0 बनने का मतलब है कि x को a रखने पर ऊपर x माइनस ए फैक्टर कॉमन आएगा और डिनोमिनेटर में भी x माइनस ए फैक्टर कॉमन आएगा। तो यूजिंग द फैक्टर थ्योरम x माइनस ए ऊपर नीचे कैंसिल कर देंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1, x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x क्यूब माइनस 1। मैंने सबसे पहला काम करा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, x की जगह 1 डाल दिया, कितना आएगा 0/0, इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गई। अगर x को 1 रखने पे न्यूमरेटर में 0 आ रहा है तो इसका मतलब गारंटी है कि ऊपर x माइनस 1 फैक्टर मिलेगा, और गारंटी है कि डिनोमिनेटर में भी x माइनस 1 मिलेगा। तो इसका मतलब अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे। अवॉइड यूजिंग लॉपिटल रूल इन द इनिशियल क्लासेस, नहीं तो फिर आप चैप्टर की डेप्थ नहीं पकड़ पाओगे। लॉपिटल जब यूज करना होगा मैं बता दूंगा, अभी बर्मन करते समय लॉपिटल मत यूज करना। और फिर से बच्चों अगला काम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, फंक्शन चेंज हो गया, फॉर्म चेंज हो गई, फिर से सब्स्टिट्यूशन। अब की बार आएगा 2/3। There is an important formula which you should remember. वैसे तो जनरल अलजेब्रा का 9th-10th में पढ़ा हुआ होगा आपका, फिर भी इसको याद रखना। x to the power n minus a to the power n is equal to x minus a है ना। दिस इज अ प्रीटी यूजफुल रिजल्ट। कभी बड़ा फैक्टराइजेशन आ जाए, अभी तो क्या पावर 2 3 थी तो कर लिया आपने, x to the power 5 minus 1 upon x to the power 6 minus 1 आ जाए तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। इसी का स्पेशल केस है कि ये भी याद कर लो चाहो तो। I leave the proof of these formulas for the homework. I give you the hint. Think about GP. एक बार घर पे एक्सप्लोर करके देख लेना, जितना टाइम फॉर्मूलाज के साथ स्पेंड करोगे उतना जल्दी याद होंगे। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व कर देता हूं मैं। आपको ये लिमिट बच्चों कैलकुलेट करनी है ना। लिमिट x टेंड्स टू -2, पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल, फाइनाइट पॉइंट पे लिमिट चेक कर रहे हैं। तो सबसे पहला काम करोगे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करके देखो, यू विल गेट 0/0 फॉर्म। x को -2 रख दो, इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रही है, और पॉलिनोमियल में x को -2 रखने पे 0 आ रहा है, तो इसका मतलब न्यूमरेटर में पक्की बात है x+2 फैक्टर मिलेगा आपको। अच्छा, इसमें से बच्चों x भी कॉमन निकल रहा है, तो x कॉमन लोगे तो आ जाएगा x² + 3x+2 which is same as x+2 into x+1. Denominator can be factorized as x - 3 into x+2. x+2 कैंसिल जैसे एक्सपेक्टेड था। वैल्यूज पुट करेंगे तो न्यूमरेटर में आता है -2 into -1, -2 - 3, which is the answer. Almost one-liner question. पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल फाइनाइट पॉइंट है ना, रैशनल फंक्शन फाइनाइट पॉइंट। फैक्टर थ्योरम से फैक्टर आइसोलेट करो, ऊपर नीचे कैंसिल करो, सॉल्व करते रहो। मेथड 2 इज लिमिट ऑफ इररेशनल फंक्शन एट फाइनाइट पॉइंट। मतलब जिस पॉइंट पे लिमिट चेक होगी वो अभी भी फाइनाइट होगी, लेकिन फंक्शन इररेशनल होगा। जनरली इररेशनल फंक्शन बच्चों हो तो आपके पास दो मेथड्स होते हैं।
You can either go for rationalization or you can go for substitution. ठीक है, पहले रैशनलाइजेशन देख लेते हैं. रैशनलाइजेशन का ड्रॉबैक ये है कि आप इसको हमेशा यूज नहीं कर पाओगे. हम दो फॉर्मूलाज हैं जो हमको वैसे याद रहते हैं, फिर भी मैं लिख देता हूं. एक तो रूट एक्स माइनस रूट ए, इसका कॉन्जुगेट होता है रूट एक्स प्लस रूट ए, और इनको मल्टीप्लाई करके आपको मिलेगा एक्स माइनस ए. इसी तरह से एक्स टू द पावर 1/3 माइनस ए टू द पावर 1/3, इसका कॉन्जुगेट होता है एक्स की पावर 2/3, और ये मल्टीप्लाई करके देगा आपको x माइनस ए. तो बच्चों जब तक क्यूब रूट और स्क्वायर रूट से आप रैशनलाइजेशन कर सकते हो, लेकिन और ज्यादा बड़ा हो गया तब क्या करेंगे? इन दैट केस वी गो फॉर सब्स्टिट्यूशन. जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स लुक एट दिस प्रॉब्लम. लिमिट x टेंड्स टू 5 रूट x माइनस 1 माइनस 2 अपॉन x माइनस 5. डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन. 5 माइनस 1 इज 4, तो ये तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन आपको देगा 0/0 फॉर्म. ठीक है. अब सिंस इरेशनल है और स्क्वायर रूट ही है, तो फिर मैं इसको रैशनलाइज कर लेता हूँ. रैशनलाइज कैसे करेंगे? पहले इसको ऐसा लिख लो, रूट एक्स माइनस 1 माइनस रूट 4 अपॉन एक्स माइनस 5. अब ध्यान से देखो न्यूमरेटर का कॉन्जुगेट क्या होगा? रूट एक्स माइनस 1 प्लस रूट 4 अपॉन, तो कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, एंड दिस विल नाउ रिजल्ट इन न्यूमरेटर में आ गया आपके पास x माइनस 5 अपॉन डिनोमिनेटर वाला x माइनस 5 तो अलग ही है, यहाँ पे बच गया रूट ऑफ x माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4. ये दोनों भी कैंसिल. नाउ गो फॉर द डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन अगेन. वैल्यू पुट करने पे आ जाएगा 1 अपॉन 2 प्लस 2. आंसर. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं. अब की बार देखो क्यूब रूट है. क्यूब रूट में भी मुझे रैशनलाइजेशन में दिक्कत नहीं है, मुझे फॉर्मूला पता है. तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे. पहले 0 रखने पे ऊपर आएगा 1 प्लस 0 इज 1 माइनस 1, तो यू गेट 0/0 फॉर्म. इनडिटर्मिनेट फॉर्म है. मेथड लगाना ही तब है जब इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो, नहीं तो आपको सीधे आंसर पता होगा. इरेशनल भी है और क्यूब रूट है, तो इसका मतलब हम रैशनलाइजेशन करते हैं. लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस x टू द पावर 1/3 माइनस 1 माइनस x टू द पावर 1/3 अपॉन x into. Now what is the conjugate of this numerator? और फिर 1 प्लस एक्स की पावर 2/3. Now a to the power 1/3 minus b to the power 1/3 into this will give you 1 plus x minus 1 minus x upon x into मतलब मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ये वाली पूरी चीज आ जाएगी डिनोमिनेटर में, which is limit x tends to 0. ऊपर बच्चों आ जाएगा 2x अपॉन x into 1 plus x की पावर 2/3 प्लस सो ऑन अप टू 1 माइनस x की पावर 2/3. अच्छा, स्कूल में ध्यान रखना कि पूरा लिख के करना. मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, लेकिन आप लोग स्कूल में मत करना ये गलती. और अब बच्चों बचे हुए में डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, तो दैट विल गिव यू 2 अपॉन
1 plus 1 plus 1 which is 2/3 which is the answer. तो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के केस में आप सीधे रैशनलाइज कर सकते हैं, है ना, उसमें कोई चेंज नहीं करना हमको। लेकिन अब जैसे देखो यहाँ पे क्या करोगे, अब यहाँ पे तो nth रूट आ गया, mth रूट आ गया, तो इनको तो रैशनलाइजेशन करना हमको आता नहीं। इसमें बच्चों एक काम और करना, ये रूट अलग अलग कर देते हैं यहाँ पे ना, अलग अलग है ना, nth रूट ऑफ x एंड mth रूट ऑफ x, पूरे पे रूट नहीं है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ तो रैशनलाइजेशन का फॉर्मूला ही नहीं पता मुझे। तो व्हाट आई डू इज नाउ आई गो फॉर द सब्स्टिट्यूशन। स्क्वायर रूट क्यूब रूट में मैं रैशनलाइज कर लूंगा, उससे बड़ी डिग्री ऑफ रैशनैलिटी होती है तो फिर मैं सब्स्टिट्यूशन करूंगा। कैसे करेंगे, आई अज्यूम दैट x इज इक्वल टू t to the power m into n. Therefore, when x approaches 1, then अब x की वैल्यू बच्चों यदि 1 रख दें तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1. Always take the positive square roots. When x approaches 1, t approaches 1. Therefore, the question now becomes limit t tends to 1. nth root of x मतलब हुआ x to the power 1 by n, which is same as t to the power mn to the power 1 by n, which is same as t to the power m. और अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले इसका फॉर्मूला बता रखा है। तो इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। ये दोनों कैंसिल, बचे हुए में वैल्यूज पुट कर दो। अब ऊपर जब आप t की वैल्यू 1 रखोगे तो हर टर्म की वैल्यू 1 बनेगी। कितने टर्म्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, t to the power 0 से t to the power m minus 1 तक, देयर आर टोटल m टर्म्स and value of every term is 1. So therefore the numerator becomes m, denominator becomes n, which is the answer. ठीक है तक। मेथड 3, लिमिट ऑफ एनी फ्रैक्शन। अब कोई भी फ्रैक्शन हो, रैशनल हो चाहे इरेशनल हो, और लिमिट किस पे चेक करनी है, इनफाइनाइट पॉइंट पे। तो इस पे बच्चों तरीका होता है डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद द हाईएस्ट या विद द स्ट्रॉन्गेस्ट इंफिनिटी बोलते हैं इसको। स्ट्रॉन्गेस्ट इंफिनिटी मतलब क्या होता है कि जैसे x टू द पावर, ये इसको जैसे इंफिनिटी टू द पावर 10 है, इंफिनिटी टू द पावर 5 है, इंफिनिटी टू द पावर 20 है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग इंफिनिटी ये है, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इंफिनिटी। इसको ऐसा भी सोच सकते हो, और डिवाइड द न्यूमरेटर डिनोमिनेटर with highest power of x, one and the same thing. ध्यान रखना x की लिमिट इनफाइनाइट होगी, x इंफिनिटी है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ x से डिवाइड करने का मतलब आप स्ट्रॉन्गेस्ट इंफिनिटी से डिवाइड कर रहे हैं। ये क्वेश्चंस बहुत लगभग ओरली सॉल्व हो जाते हैं, इसमें ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं होती। इसे लेट्स लुक एट दिस एग्जांपल। अगर आप देखोगे तो न्यूमरेटर में बच्चों ये इंफिनिटी है, ये भी इंफिनिटी है। अब ध्यान से देखना, ये इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म है, दिस फॉर्म इज इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म। डिनोमिनेटर में दिक्कत नहीं है, डिनोमिनेटर तो पूरा इंफिनिटी ही बन रहा है, दिस इज टेंडिंग टू इंफिनिटी। लेकिन न्यूमरेटर में इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी है, और मैंने आपको बताया था इंफिनिटी की बड़ी पावर माइनस इंफिनिटी की स्मॉल पावर विल टेंड टू इंफिनिटी। तो ये जो क्वांटिटी लिखी हुई है दिस विल अप्रोच माइनस इंफिनिटी। माइनस इंफिनिटी में 1 ऐड करेंगे तो भी माइनस इंफिनिटी रहेगा, तो ये बन गया माइनस टाइम्स इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म, विच इज इनडिटरमिनेट फॉर्म। ठीक है, अब कैसे करोगे, तो हम लोग सबसे स्ट्रॉन्ग इंफिनिटी कौन सा होगा, इंफिनिटी की पावर 3, इससे बड़ी इंफिनिटी कहीं पे नहीं बननी पूरे क्वेश्चन में। ये मत करना कि न्यूमरेटर का अलग ढूंढ लिया, डिनोमिनेटर का अलग ढूंढ लिया, पूरे क्वेश्चन में जो सबसे बड़ी इंफिनिटी है उससे डिवाइड कर दो।
तो आई रीराइट दिस एज लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस, ये मैं जबरदस्ती लिख रहा हूँ, इतना लिखने की जरूरत नहीं होती, मतलब टॉप रैंक से बच्चे ओरली लिख लेते हैं इस चीज को। और अब सोच के देखो, जब x इंफिनिटी को अप्रोच करेगा तो दिस क्वांटिटी विल अप्रोच 0, ये भी 0, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, एंड यू आर लेफ्ट विथ -1 विच इज द आंसर। सबसे स्ट्रॉन्ग इंफिनिटी पूरे में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सब मिला के जो सबसे बड़ी पावर है उससे डिवाइड करना है आपको। एक और देखते हैं। अब देखो यहाँ पे न्यूमरेटर में सबसे बड़ी पावर 3 है, डिनोमिनेटर में सबसे बड़ी पावर 4 है, x इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट इंफिनिटी इज इंफिनिटी टू द पावर 4, x टू द पावर 4 सबसे बड़ा है, तो इसको x टू द पावर 4 से डिवाइड करेंगे। सब्स्टिट्यूशन करने पे आप देख सकते हैं इट इज इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म। न्यूमरेटर में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी है। डिनोमिनेटर में ये इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी दिख रहा है, लेकिन इंफिनिटी टू द पावर लार्ज पावर माइनस इंफिनिटी टू द पावर स्मॉल पावर इज इंफिनिटी, तो इसलिए इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म हो गई। x टू द पावर 4 से डिवाइड कर देंगे, तो ऊपर 1 अपॉन x की पावर 4, 1 माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस, क्योंकि ये चीज 0 बनेगी, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, तो आपको क्या मिल गया, यू गेट टेंडिंग टू 0 अपॉन 1 विच इज ऑब्वियसली 0। सेवेंथ अपने आप कर लेना, आई लीव दैट फॉर द होमवर्क, इट्स बेस्ड ऑन द सेम टाइप ऑफ अप्रोच। एक इरेशनल में भी देख लो, फिर से देखो, अभी लिमिट इंफिनिटी पे ही चेक करनी है। पहले दोनों मेथड्स बच्चों हमने फाइनाइट पॉइंट के लिए देखे थे, फाइनाइट पॉइंट पे लिमिट रैशनल फंक्शन की, फाइनाइट पॉइंट पे लिमिट इरेशनल फंक्शन की। अभी हम इंफिनिटी पॉइंट पे चेक कर रहे हैं। इंफिनिटी पे कैसे चेक करते हैं, तो x की सबसे बड़ी पावर से डिवाइड करना है। अब देखो यहाँ पे सबसे बड़ी पावर कौन सी है, आपको ऊपर मिल रही है न्यूमरेटर में पावर सबसे बड़ी 7/5 विच इज अप्रोक्सीमेटली 1.4, और डिनोमिनेटर में आपको मिल रही है पावर सबसे बड़ी 8/6 विच इज 1.33, तो सबसे बड़ी पावर स्ट्रॉन्गेस्ट इंफिनिटी विल बी 7/5, तो सीधे इसको x टू द पावर 7/5 से डिवाइड कर देते हैं। फिफ्थ रूट ऑफ 1 प्लस 3 अपॉन x टू द पावर 7 प्लस, अच्छा अब बच्चों ये तो पक्का मैं सीधे 0 लिख दूं, कौन हिसाब लगाएगा भाई, x की छोटी पावर है यहाँ पर, उसको आप x की पावर 7/5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा। आप चाहो हिसाब लगा लो, टाइम खराब होगा, लेकिन तो मैंने डायरेक्ट 0 लिख दिया, अपॉन यहाँ भी 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0 आ जाएगा, तो इवेंचुअली यू गेट इंफिनिटी। है ना, 1/0 विल अप्रोच इंफिनिटी। एक लास्ट मेथड और देखते हैं, बस विल वाइंड अप द सेशन। फाइनल मेथड बच्चों, इसमें ऐसा कुछ नया नहीं है। सर एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो सर, वो 0 कैसे लिखा वो समझ नहीं आया। कौन सा, वो ये वाला पार्ट, अभी वाले। अच्छा ये 0 कैसे आ गया भाई, अच्छा मैं डायरेक्ट करता हूँ। एक्चुअली क्या कर रहा हूँ मैं, आपको भी यही कोशिश करने की कि इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो, इसमें x की सबसे बड़ी पावर कौन सी कॉमन निकल सकती है, x टू द पावर 3/4, रूट के बाहर अगर देखें तो यही बनेगी ना, सबसे बड़ी पावर 3/4 निकाल सकते हो आप इस रूट टर्म में से। तो फिर मैंने इसको 7/5 से डिवाइड कर दिया है, तो अब सोच के देखो, जब आप x की छोटी पावर को x की बड़ी पावर से डिवाइड करोगे तो विल गेट x टू द पावर नेगेटिव नंबर। यस सर, समझ गया, है ना, तो दिस विल अप्रोच 0। लेकिन इसको डायरेक्ट कर लो, जैसे अब इससे ऊपर वाला जो क्वेश्चन है, अब इसमें मैं लिखूंगा नहीं, मैं ओरली कर लूंगा। मुझे दिख रहा है ऊपर सबसे छोटी पावर को, सबसे बड़ी पावर ऊपर आती है 3, ये सबसे बड़ी पावर है 4, तो ऊपर तो 0 ही बनेगा x की पावर 4 से डिवाइड करने पे, ऊपर 0 नीचे 1, तो आंसर 0। देयर इज नो नीड ऑफ राइटिंग दिस स्टेप। इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में देखो, न्यूमरेटर में सबसे बड़ी पावर x क्यूब, डिनोमिनेटर में भी x क्यूब, तो आप x क्यूब से डिवाइड करोगे, x क्यूब से डिवाइड करेंगे तो ये दोनों तो छोटी पावर हैं, ये तो 0 हो जाएंगी, यहाँ -1 बनेगा, यहाँ +3 बनेगा, ऊपर -3 +3, तो आंसर -1। ओरली कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। यस सर। अच्छा अब बच्चों फाइनली एक फोर्थ मेथड और देखते हैं, लिमिट ऑफ इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म। नाउ रिकॉल दैट अभी तक हमने फ्रैक्शंस के 3 केसेस देख लिए हैं, एल्जेब्रिक फ्रैक्शंस में 3 केसेस हमने देखे, फाइनाइट पॉइंट,
rational function, finite point, irrational function, एंड इन्फिनिटी पे एनी फ्रैक्शन। मतलब फ्रैक्शंस की हमने तीनों चीजें देख रही है अलजेब्रिक फ्रैक्शंस में। फाइनाइट इनफाइनाइट पॉइंट दोनों पे चेक करना सीख लिया, रैशनल इरेशनल सब में हमने सब कुछ सीख लिया है। तो अब यदि कभी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म आए तो आप क्या करेंगे, यू विल कन्वर्ट दिस इनटू अ फ्रैक्शन। क्योंकि एक बार ये अलजेब्रिक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया तो ये इन्हीं तीन में से कोई एक टाइप बनेगा जो मेथड आप सीख चुके हो। फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, दो सर तरीके हैं, एलसीएम लेके बदल सकते हो या फिर रैशनलाइज करके बदल सकते हो। There are two ways of converting the things into fraction. You can either take the LCM or you can go for rationalization. तो एग्जाम्पल्स हम सीख लेते, एक बार फ्रैक्शन बन गया तो फिर इसके बाद तो आप ये वाला मेथड लगा के सॉल्व कर लोगे आराम से। जैसे लुक एट दिस वन, सबसे पहला काम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। अब पहले फ्रैक्शन में x की सबसे बड़ी पावर है 3, ऊपर नीचे मिला के सबसे बड़ी पावर 3। तो जब आप इस पार्ट को x की पावर 3 से डिवाइड करेंगे तो ओरली सोच के देखो क्या आंसर आएगा, ऊपर तो 1 आ जाएगा, नीचे 0 आ जाएगा, तो दिस विल बिकम इन्फिनिटी। इसी तरह से जब सेकंड वाले फ्रैक्शन को आप x की पावर 2 से डिवाइड करोगे जो कि हाईएस्ट पावर है, तो ऊपर आएगा 1, नीचे आएगा 0, तो दिस इज इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हो तो मैंने क्या बताया है, फ्रैक्शन में बदल लो। फ्रैक्शन में कैसे बदल सकते हैं, एलसीएम लेकर, क्योंकि इरेशनल तो कुछ है नहीं, द ओनली चॉइस इज कि एलसीएम ले लो। तो ये बच्चों आ जाएगा 2x टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। मैंने एलसीएम ले लिया पूरे में, ये दोनों तो खैर कैंसिल हो गए। अब चेक करो x की हाईएस्ट पावर कौन सी है, 3, ऊपर नीचे मिला के हाईएस्ट पावर इज 3, तो वी डिवाइड the numerator denominator with x क्यूब। और जब x क्यूब से डिवाइड करोगे तो इमीडिएटली ओरली आंसर लिख सकते हैं, ऊपर तो 1 आ जाएगा क्योंकि ये तो x की छोटी पावर है, 0 हो जाएगी, और डिनोमिनेटर में 4 आ जाएगा। ये दोनों x की छोटी पावर से तीनों जगह पे, x की पावर 2, x की पावर 1, x की पावर 0, तो इन्फिनिटी से डिवाइड करने पे तो 0 ही बनेंगे। दिस इज द आंसर। ठीक है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, पहले रूट से आएगा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, फ्रैक्शन में बदलना पड़ेगा। फ्रैक्शन में बदलने के लिए तो एलसीएम लेने में कुछ है, एलसीएम लेने के लिए कुछ डिनोमिनेटर्स ही नहीं है, तो व्हाट वी डू इज वी गो फॉर रैशनलाइजेशन। ध्यान से देखना, यू कैन राइट दिस एज एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन लो, this will be approaching 0। उधर किताबें देख लेना। ये बार बच्चों यहाँ तक चेक कर लो, ठीक है ना, क्योंकि न्यूमरेटर में 2 आ गया। अब आप ऊपर नीचे x की हाईएस्ट पावर से डिवाइड करोगे तो हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 2, मतलब सॉरी हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 1, स्क्वायर रूट के अंदर x स्क्वायर है तो हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 1, तो ऊपर नीचे x से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, दिस विल बी 2 अपॉन x अपॉन रूट के अंदर 1 प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस रूट के अंदर 1 माइनस 1 बाय x स्क्वायर विच इज 0 अपॉन 2 विच विल बी 0। वैसे ओरली करो तो ज्यादा अच्छा है। और कोई है इसमें? अच्छा चलो बच्चों एक और कर लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन, इसको क्यों छोड़ें फिर। इसमें ध्यान रखना प्लस माइनस है, प्लस माइनस मतलब हुआ आपको 2 क्वेश्चंस दिए हैं, यू हैव टू सॉल्व 2 क्वेश्चंस नाउ। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, पहले हम इन्फिनिटी वाला सॉल्व कर लेते हैं, रूट ऑफ एक्स प्लस ए
x प्लस बी माइनस एक्स। ठीक है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, रैशनलाइज करते हैं। ये कंडीशन आ गई, which is same as limit x tends to infinity. Now numerator can be written as x into a plus b plus ab upon root of x square plus x into a plus b plus ab plus x. अब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन बच्चों देगा इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, और यदि इनफाइनाइट पॉइंट पे लिमिट चेक करनी हो तो आप क्या करते हैं, x की हाईएस्ट पावर से ऊपर नीचे डिवाइड। सोच के देखो ओरली क्या आंसर आएगा। x की हाईएस्ट पावर विल बी 1, ऊपर तो 1 दिख ही रही है, और x स्क्वायर का स्क्वायर रूट हाईएस्ट पावर विल बी 1, x की पावर 1 से डिवाइड कर दो, न्यूमरेटर में आ जाएगा a प्लस बी, डिनोमिनेटर में 1 यहां से और एक 1 यहां से, 2। अब एक माइनस इन्फिनिटी वाला और सॉल्व कर लेते हैं, इसका लास्ट पार्ट। लिमिट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी रूट ऑफ x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी माइनस एक्स। ठीक है, अच्छा बच्चों, नॉर्मली व्हाट आई डू इज, मतलब आप लोग भी चाहो तो इसको प्रैक्टिस में ले लो, इट्स अ गुड हैबिट कि whenever the question involves x tends to minus infinity, then put x is equal to minus t, therefore t approaches plus infinity. कभी भी यदि x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करने वाला क्वेश्चन आ जाए तो ये सब्स्टिट्यूशन कर लिया करो, ये काम आता है, इससे गलती होने का चांसेस कम रहते हैं। अब देखो हम इस क्वेश्चन में इसको लगाते हैं, पुट x इक्वल टू माइनस टी। वाई एम आई पुटिंग x इक्वल टू माइनस टी? क्योंकि लिमिट सर माइनस एक क्वेश्चन इन्फिनिटी है। है। हाँ बोलो। सर इसमें ये इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी का फॉर्म बन गया। हाँ, तो डायरेक्ट आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा इसका। तो सही आंसर इज इन्फिनिटी ओनली। ठीक है, अब ये बच्चों सब्स्टिट्यूशन करोगे तो कितना आ जाता है, दिस बिकम्स लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी रूट ऑफ t माइनस a t माइनस b प्लस t। और अब अगर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करोगे तो आपको दिख जाएगा दिस इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी एंड दिस विल अप्रोच इन्फिनिटी। हालांकि ये चीज इस क्वेश्चन में हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो भी यूल गेट द सेम कंडीशन, इस स्टेप पे भी क्लेम कर सकते हो। लेकिन चाहो तो x इक्वल टू माइनस टी करके भी कर लो। जब भी माइनस इन्फिनिटी मिलता है आई जनरली स्टार्ट द क्वेश्चन इन दिस वे, क्योंकि ये तो बहुत सिंपल सिचुएशन है। कई बार स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को मॉड एक्स लिखने के लिए आपको परेशान हो जाते हैं कि माइनस एक्स लिखें या प्लस एक्स लिखें, तो इसलिए बेटर होता है कि कभी भी माइनस इन्फिनिटी क्वेश्चन में इन्वॉल्व हो तो ऑलवेज गो फॉर दिस सब्स्टिट्यूशन। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना बहुत है, और ये एक होमवर्क है जो मैंने नीचे छोड़ दिया है, तो आप लोग को मैं भी ये पीडीएफ भेजूंगा, उसमें नीचे होमवर्क लिखा है जीएन बर्मन से, यू टू कंप्लीट द क्वेश्चन नंबर 268 to 313, यू टू लीव दिस 2 क्वेश्चंस फॉर द टाइम बिंग, बाद में हम लोग करेंगे इनको, तो ये कंप्लीट कर लेना। आज के डिस्कशन पे इतना ही है। हाँ बोलो सर। मेथड 4 से पहले एक आपने क्वेश्चन किया था सर इसमें ये नीचे 0 है तो इसको अनडिफाइंड लिखेंगे या? अरे यार ये अप्रोचिंग 0 है ना, एग्जैक्ट 0 थोड़ी आ रहा है। x टेंड्स टू इंफिनिटी पे दिस विल अप्रोच 0, दिस विल आल्सो अप्रोच 0, ये एग्जैक्ट 0 थोड़ी हो जाएंगे x को इंफिनिटी रखने पे। तो ऊपर 1 आ रहा है, नीचे अप्रोचिंग 0 आ रहा है। यस सर।
ठीक है बच्चों, तो चलो फिर लेट्स कॉल इट अ डे। आज ज्यादा हो गया जितना प्लान था उससे, लेकिन चलो ठीक है, आज का सेशन इंपॉर्टेंट था क्योंकि आप बेसिक क्वेश्चंस कम से कम प्रैक्टिस करने की पोजीशन में हो उस समय। सर नेक्स्ट क्लास कब होगी? मैं बता देता हूँ, मतलब मोस्ट वेली विल कीप इट ऑन ट्यूसडे, और कुछ दिक्कत होता है तो मैं फिर भी मतलब एक बार मैसेज कर दूंगा। ओके सर। ठीक है बच्चों, चलो बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।